हेलो एवरीवन, कल अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था इनकम फ्रॉम सेलिंग। कल कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा था, एक ही इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी अपन ने सेक्शन 15 के अंदर। और सेक्शन 15 ये कहता है कि कोई भी इनकम सैलरी एड में, क्या बेटा, कोई भी इनकम सैलरी एड में तभी टैक्सेबल होगी जब पेयर एंड पे, मतलब पे करने वाला और पे जिसको मिला है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। और मैंने इजी लैंग्वेज में कहा था कि यदि किसी भी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले वो सब सैलरी में डाल। एक और इंपॉर्टेंट बात सर, टैक्सेबिलिटी चार्जेबिलिटी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। यदि ड्यू हो गई, रिसीव्ड नहीं हुआ तब भी टैक्सेबल होगा, और यदि रिसीव्ड हो गई एडवांस में और ड्यू नहीं हुआ तब भी आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और यदि एक बार टैक्सेबल हो गया तो सेम अमाउंट वापस से टैक्सेबल नहीं होगा। इतना अपन ने कल क्लास के अंदर पढ़ लिया था। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन इन द क्लास? आ जाओ, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एज पर, ये सारी बातें अपन आगे करते रहेंगे। चाहे आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे हो अंडर सेक्शन 115 बीएससी और नॉर्मल प्रोविजन, वो अपन आगे बात कर लेंगे क्या चेंजेस है उसके अंदर। तो अभी फिलहाल ये आपको ये नहीं देखना कि 115 बीएससी है या नॉर्मल प्रोविजन है, अभी आपको फिलहाल ये ध्यान देना है कि सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये याद रखना है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को किसी भी नाम से, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से किसी भी नाम से यदि कोई भी अमाउंट मिल रहा है वो सब आपको सैलरी के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। सैलरी वाले चैप्टर में देखना पड़ेगा कि यदि कोई अमाउंट एग्जेम्प्ट है तो बता दो, वो अपन तब पढ़ेंगे। बेसिक सैलरी, ये सब अलाउंसेस और परक्विजिट दिए हुए, क्या दिए हुए, अलाउंसेस, परक्विजिट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, क्या दिए हुए, ये कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी। रिटायरमेंट सुना, रिटायरमेंट आपने बहुत बार सुना होगा कि ये तुम्हारे पेरेंट्स की एज तो छोटी होगी, कोई रिलेटिव होंगे जिनका रिटायरमेंट हुआ होगा, तो आपने सुना होगा उनको प्रोविडेंट फंड पे कोई अमाउंट मिल गया। और जिन्होंने एसबीएल पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल लेवल हो, तो उनको शायद आइडिया होगा, चाहे प्रोविडेंट फंड होता है, केएचटी भी होता है, केएचटी भी है चैप्टर शायद इंडस्ट्रियल लेवल हो उसके अंदर ना। तो ये सब क्या होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। जनरली जब एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से रिटायर होता है तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से क्या मिलता है, प्रोविडेंट फंड होता है, आपको फॉर एग्जांपल ग्रेच्युटी मिलती है, पेंशन मिलती है। तो ये जो भी अमाउंट मिलेगा, जो भी आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, या जॉब करते हुए जो भी आपको अलाउंसेस मिलेंगे, जो भी आपको परक्विजिट मिलेंगे, वो सब अमाउंट आपको क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। कितना अमाउंट इंक्लूड करना होगा वही हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है। यस, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। अब आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप जॉब करोगे, जब आपको प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा। आज फॉर एग्जांपल यदि कोई भी पर्सन यदि जॉब पे जाता है तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जॉब होता है, जहां ऑफर लेटर के अंदर उसको बताया जाता है कि उसको बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी और उसके अलावा क्या क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। मतलब ये एम्प्लॉय की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। जैसे आपको दिमाग में समझ में आता है कि सर ऐसे हो जाता होगा कि 15,000 की सैलरी मिलेगी, ऐसे नहीं होता। एम्प्लॉय एम्प्लॉय को बोलता है भैया हम आपको इतना बेसिक पे देंगे, इतना डियरनेस अलाउंस देंगे, इतना बाकी अलाउंसेस देंगे, इतना परक्विजिट देंगे। इस तरीके से पूरा पैकेज बनाया जाता है। मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉय को सिर्फ ओनली बेसिक पे नहीं देता, उसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस भी देता है और परक्विजिट, परक्विजिट मतलब फैसिलिटीज भी प्रोवाइड। समझ में आ गई बात? तो पहला पॉइंट, बेसिक सैलरी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जितना भी बेसिक सैलरी दे रहा है, या यू कैन से एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो भी बेसिक पे, आप बेसिक सैलरी बोलो या बेसिक पे बोलो, एक ही बात है। तो जो भी आपका बेसिक पे, जो भी आपका बेसिक सैलरी है, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। 1 रुपए का भी एग्जेम्पशन नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट आपको एक बार ग्रॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड। समझ में आ गई बात? मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से 15,000 की बेसिक सैलरी मिल रही है, तो आपको पूरा का पूरा 15,000 ऐड करना है। पूरा का पूरा अमाउंट क्या है, टैक्सेबल है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। सेकंड, कमीशन।
कमीशन दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड कमीशन भी होता है और टर्नओवर कमीशन भी होता है। फॉर एग्जांपल जो मेरे सेल्स कैटेगरी वाले लोग हैं, जहां टारगेट बेस्ड कैटेगरी है, मतलब मैं टर्नओवर का परसेंटेज बोल दूंगा कि इतना कमीशन मिलेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अब मेरा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर तो कोई टारगेट होता नहीं है, क्या नहीं होता? अब टारगेट होता नहीं है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेरा सही तरीके से काम कर रहा है या ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या दिया, मैंने कुछ गाइडलाइंस बना दी। क्या बना दी कि ऐसा ऐसा यदि आप काम करते हो तो मैं आपको अलग से 100 रुपए और दूंगा, 500 रुपए और दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन किस कैटेगरी का बंदा है। क्या क्या चार बात समझ में आ रही है? क्या कुछ समझ में आया? तो कमीशन आपका क्या हो सकता है, टर्नओवर पे बेस भी हो सकता है, फिक्स कमीशन भी हो सकता है, किसी और क्राइटेरिया पे भी हो सकता है। तो यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से यदि कोई भी कमीशन मिला है तो कमीशन भी फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली इंक्लूड होगा सैलरी के अंदर। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? जैसे आज आप कहीं जॉब करने के लिए गए तो एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल 18,000 रुपए महीने की आपकी सैलरी है, उसके अलावा यदि आप बढ़िया काम करोगे, हमारे जो क्राइटेरियाज हैं वो क्राइटेरिया यदि आपके फुलफिल हो गए तो हम आपको क्या करेंगे, 200 रुपए का कमीशन पर मंथ देंगे। तो जो बेसिक पे है वो भी पूरा सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा, और जितना कमीशन आपको मिलेगा, चाहे वो आपका फिक्स्ड हो, चाहे वो आपका टारगेट बेस्ड हो, चाहे आपका टर्नओवर बेस्ड हो, वो भी आपका क्या होगा, पूरा का पूरा अमाउंट इंक्लूड होगा, फुल्ली टैक्सेबल। कोई कंफ्यूजन? बोनस, बोनस के लिए आपने शायद लेवल उसके अंदर कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जो वर्कमैन है उनको मिनिमम और मैक्सिमम बोनस देना होता है, याद आया? उसके अलावा नॉर्मली बोनस दिया जाता है, दिवाली पे बोनस दे दिया आपने, न्यू ईयर पे बोनस दे दिया। मैंने क्या बोला, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को पटाके रखने के लिए बहुत सारे अमाउंट देने पड़ते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय क्या करता है, भाग जाता है। क्या कहा मैंने, समझ में आया? मतलब जिन बच्चों ने फीस दी है उनको मोटिवेट करने के लिए भी मुझे मोटिवेशनल लेक्चर देना पड़ता है। तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि ऑब्वियसली फिर एम्प्लॉइज को तो पता है भैया मुझे तो फिक्स नहीं मिल रहा है, मुझे क्या मजा आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत बार क्या होता है, दिवाली पे बोनस दे दिया तो एक्स्ट्रा सबको बढ़िया लगता है। क्या होता है, तेरे पापा कभी अलग से आपके गिफ्ट दे रहे, कितने अच्छे पापा है। तो यदि अलग से जिसको भी जो मिलता है ना वो सबको बढ़िया लगता है। क्या बेटा? तो यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से यदि कोई बोनस मिल रहा है तो बोनस कहां जाएगा, क्योंकि गिफ्ट नहीं है, बोनस इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यदि एम्प्लॉयर के द्वारा यदि एम्प्लॉय को यदि कोई भी बोनस दिया जा रहा है, या यू कैन से फ्रॉम द एंगल ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को यदि एम्प्लॉयर से जो भी बोनस मिला, बोनस भी फुल्ली टैक्सेबल है, पूरा का पूरा अमाउंट आपका सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा, चाहे वो दिवाली के नाम से हो, न्यू ईयर के नाम से हो, या वैलेंटाइन बोनस हो। कल ही आ रहा है ना बेटा? या फॉर एग्जाम्पल ओली बोनस हो, होली भी आ रही है मार्च के अंदर, या गर्मी बोनस हो, ठंड बोनस हो, जो भी हो ना, नाम कुछ भी हो सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ गई होगी। मतलब ये कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो भी आपको बोनस मिला वो बोनस आपका सैलरी के अंदर ऐड होगा, वो भी फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली आपको इंक्लूड करना है। आई थिंक एनी कंफ्यूजन टू एनीवन इन द क्लास? नाउ एडवांस एंड एरियर्स ऑफ सैलरी। एडवांस क्या होता है? एडवांस मतलब एडवांस, एक होता है कि सैलरी के अगेंस्ट एडवांस दे दिया, तो सैलरी के अगेंस्ट यदि एडवांस दे दिया वो तो लोन होता है, मैंने कल भी बताया था आपको। और एक होता है एडवांस सैलरी, वो अलग होता है। तो यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से यदि एडवांस सैलरी मिल गई, जो मैंने कल एग्जांपल भी दिया, 3 महीने की सैलरी आपने एडवांस दे दी, तो ये 3 महीने की सैलरी जब एडवांस सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो और 3 महीने की सैलरी यदि आपको एडवांस मिल गई, तो ड्यू तो नहीं हुई, लेकिन रिसीव्ड के आधार पे क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो एडवांस सैलरी टैक्सेबल है, लेकिन यदि आपने कोई लोन दिया अपने एम्प्लॉय को, वो टैक्सेबल यहां पे नहीं होगा, वो अलग ट्रीटमेंट होगा, वो अपन आगे बात करेंगे। समझ में आ गई बात बेटा? ये बात जल्दी से पढ़ लो बेटा। एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट, क्योंकि आपको पता है चार्जेबिलिटी सेक्शन 15 के अंदर क्या दिया हुआ है, सैलरी कैसे टैक्सेबल होती है बेटा, ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो यदि मुझे सैलरी आपने 4 महीने या 5 महीने की एडवांस में दे दी, तो ड्यू तो नहीं हुआ, लेकिन रिसिप्ट के आधार पे टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि ड्यू और रिसिप्ट कल ही पढ़ा था अपन ने, ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन उन्होंने आगे बोला सुनो,
जो एडवांस सैलरी है वो तो रिसिप्ट के आधार पे आपके एक बार टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन यदि कोई एडवांस यदि सैलरी के अगेंस्ट दिया है, तो यदि सैलरी के अगेंस्ट एडवांस का मतलब होता है लोन, क्या होता है उसको, तो इफ एनी एडवांस अगेंस्ट द सैलरी या ओनली एडवांस इज गिवन, मतलब जिसको अपन बोलते हैं लोन, तो वो जो लोन है वो लोन यहां पे ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है जो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन एडवांस सैलरी आपकी टैक्सेबल होगी, किसके आधार पे, रिसिप्ट के आधार पर। लेकिन मैंने कल इसमें एक पॉइंट और ऐड किया था, यदि एडवांस सैलरी एक बार रिसिप्ट के आधार पर टैक्सेबल हो गई, तो जिस मंथ में जब वो फ्यूचर में ड्यू होगी तब टैक्सेबल नहीं होगी। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। एरियर्स सैलरी, ये एरियर्स सैलरी क्या होता है, एरियर्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट में जॉब करता हूं, तो मेरे हिसाब से क्या होता है कि मेरा इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, होता है बहुत बार, तो मेरा इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, इंक्रीमेंट दिया ही नहीं, तो मैं कोर्ट में चला गया और बाद में जीत गया 20 साल बाद। इंडियन कोर्ट तो ऐसे ही होते हैं, आपको पता है, 20 साल 15 साल 10 साल बाद आप जीत गए। अब 10 साल का मेरा इंक्रीज होके आएगा ना सैलरी, तो उसको आप क्या बोलोगे, नहीं समझे बात, समझो। आप मानो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉर्मल एम्प्लॉय, राइट, आपको 25,000 की सैलरी दी जाती है, लेकिन आप बोलते हो कि भैया मेरे ऊपर ये कमीशन एप्लीकेबल हो गया, मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल हो गया, भैया मैं इस रेंज में आता ही नहीं हूं, मेरी सैलरी 40,000 है, लेकिन गवर्नमेंट बोलते हम तो नहीं मानेंगे, हम तो 25,000 ही देंगे। तो ऐसे में आप कहां जाओगे, डिस्प्यूट में, कोर्ट में। आप कोर्ट में गए और आपने, कोर्ट में जाने का मतलब ये नहीं कि अगले दिन जीत गए, कोर्ट का मतलब क्या होता है, तारीख पे 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 तारीख। तो 10 साल बाद 12 साल बाद 15 साल बाद 20 साल बाद आप जब भी आपके फेवर में डिसीजन आया तो आपको क्या मिलेगी, जीत गए। जीत गए तो क्या होगा, आपकी सैलरी 25 की जगह 40 हो गई, तो वो जो 10 साल है उसका भी आपको क्या मिलेगा, सैलरी बढ़ के मिलेगा। तो ड्यू तो हुआ ही नहीं था, तो जब एरियर सैलरी जब रिसीव्ड होगी तभी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ड्यू के आधार पे टैक्सेबल नहीं होता। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि आपको प्रोविजन याद है कौन सा वाला, जनरली सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, लेकिन जब सैलरी डिस्प्यूट में होती है तो उसे ड्यू नहीं मानते, उसे ड्यू थोड़ी बोलोगे आप, तो डिस्प्यूटेबल है, तो वो तो ड्यू तो तभी होगी ना जब वो आप जीतोगे, तो वो रिसिप्ट के आधार पे या डिसीजन के आधार पे टैक्सेबल होती है, पहले टैक्सेबल नहीं होती। एरियर सैलरी मतलब सैलरी अंडर द डिस्प्यूट या इंक्रीज ऑफ सैलरी रिट्रोस्पेक्टिवली, मतलब आपने सैलरी इंक्रीज की 10 साल बाद, लेकिन 10 साल पहले की डेट से। इट इज टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन इट इज रिसीव्ड या व्हेन द डिस्प्यूट इज रिजॉल्व्ड, व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब जिस महीने की सैलरी है तब टैक्सेबल नहीं होती है, जिस महीने के अंदर वो डिस्प्यूट रिजोल्व किया जाता है या सैलरी इंक्रीज की जाती है, रिसीव्ड की जाती है, तब से वो टैक्सेबल होती है, पहले टैक्सेबल नहीं होती। सबको समझ में आ रहा है बेटा? नाउ वी कम टू द अनदर कंसेप्ट दैट इज अलाउंसेस। तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है अलाउंसेस और एक होता है परक्विजिट। किसी को नॉलेज है, कभी सुना हो अलाउंसेस या परक्विजिट वर्ड? ये कंसेप्ट है अलाउंसेस, अलाउंसेस और दूसरा क्या है, परक्विजिट। थ्योरेटिकली आप बोल सकते हो अलाउंसेस बता, अलाउंसेस दे दिया, और परक्विजिट मतलब कोई फैसिलिटी दे दी, परक्विजिट मतलब फैसिलिटी। फिर भी ये बहुत डिटेल्ड में समझ नहीं आता, मैं एग्जांपल देता हूं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस भी दे सकता है और मेडिकल फैसिलिटी भी दे सकता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो मेडिकल अलाउंस है या मेडिकल फैसिलिटी है? उसका तरीका क्या है, मैं समझाता हूं। अलाउंसेस क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि अपने आप को इस चैप्टर के अंदर मैं पहले ही बोल रहा हूं कि अपने आप को एम्प्लॉय मान के करो, जिससे कि आप ज्यादा बेटर इन्वॉल्व हो पाओ। क्या हो पाओ? आप मानो कि आप कहीं जॉब करते हो और कहीं जॉब करते हो और आपका एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि 3,000 महीने का मैं आपको मेडिकल अलाउंस, कितना दे रहा है बेटा? 3,000 रुपीज का एवरी मंथ मेडिकल अलाउंस देगा। क्या देगा बेटा? कितना अमाउंट? मेडिकल का मतलब क्या होता है बेटा? कपड़े जूते। मेडिकल में कपड़े आते हैं, जूते आते हैं, क्या आते हैं? मोबाइल आता है,
मेडिसिन, हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग, मेडिकल, समझ में आ रही बात? वेरी गुड। इसका मतलब मेडिकल अलाउंस यदि आपको 3,000 रुपए का दिया जा रहा है तो ये कब दिया जा रहा है? जब आप बीमार पड़ोगे तब, या फिक्स्ड है? ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब यदि आप बीमार पड़े और 15,000 खर्च हुआ तब भी 3,000 ही दिया जाएगा। यदि आप बीमार थोड़ा सा पड़े तो भी 3,000 दिया जाएगा, बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़े तो भी 3,000 दिया जाएगा। ये मेडिकल अलाउंस के नाम से, ये फिक्स्ड है। चाहे आपका एक्सपेंसेस इनकर्ड हो या नहीं हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम आपको मेडिकल अलाउंस के नाम से 3,000 रुपए दे रहे हैं, चाहे आपका खर्चा होगा तो भी 3,000 देंगे, यदि आपका खर्चा नहीं होगा तो भी 3,000 देंगे। ये अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब फिक्स्ड। यदि एम्प्लॉय को बोलता है कि मैं आपको 10,000 रुपए की मेडिकल फैसिलिटी पर मंथ दूंगा, कितना बेटा? आवाज नहीं आ रही? 10,000 रुपीज की या 3,000 रुपए की मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हूं, तो मेडिकल फैसिलिटी का मतलब ये हुआ कि यदि आप बीमार पड़े तो आप फैसिलिटी अवेल करोगे, और यदि आप बीमार पड़े ही नहीं तो फैसिलिटी अवेल होती नहीं है। तो इसका मतलब ये फैसिलिटी कब होती है? ये फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स नहीं है। ये क्या होती है? जब इनकर्ड होता है तभी आप अवेल कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? डिफरेंस समझ में आया बेटा? मतलब मेडिकल अलाउंस के लिए जरूरी नहीं है कि आपका खर्चा हुआ। अलाउंसेस का मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा, और फैसिलिटी आपको तब मिलेगी जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को बोला कि हम आपको मेडिकल फैसिलिटी 10,000 रुपीज की दे रहे हैं, तो फैसिलिटी का मतलब क्या है बेटा? आप हॉस्पिटल में जाके दिखाओगे और जो भी आपका मेडिकल बिल आएगा उसका रीइंबर्समेंट होगा, वही तो होगा। लेकिन आप बीमार पड़े नहीं तो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होगी या नहीं होगी? तब नहीं होगा। तब आप ये नहीं बोल सकते, आपने बोला 10,000 मेडिकल फैसिलिटी देगा, 10,000 तो मेरे को, 10,000 अमाउंट नहीं मिलेगा इसमें। इसमें क्या मिलेगी? फैसिलिटी मिलेगी। और जबकि अलाउंसेस में क्या मिलेगा? फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। माना कि अब मेडिकल अलाउंस के नाम से आपको दे रहे हैं लेकिन फिक्स्ड है। अब मैंने क्या कहा, समझ में आई बात? हेलो एवरीवन, समझ में आई बात? अलाउंसेस और परक्विजिट समझ में आया? और वैसे भी नहीं आया तो टेंशन वाली बात नहीं है। पूरे चैप्टर के अंदर आज से लेके 4-5 दिन तक हम अलाउंसेस और परक्विजिट पढ़ेंगे। जब इतने सारे एग्जांपल आपके पास आ जाएंगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अलाउंसेस क्या होते हैं। फिक्स्ड होता है मतलब अलग अलग नाम से होता है। मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये अलाउंस, तो नाम अलग अलग होता है लेकिन अलाउंसेस का मतलब होता है फिक्स्ड, आपको दिया जाएगा। चाहे आपका खर्चा होगा या ना होगा, लेकिन हमने यदि कमिट किया है तो हम आपको देंगे। लेकिन फैसिलिटी आप अवेल करोगे तो हम पे करेंगे, यदि आपने अवेल नहीं की तो हमें पे करने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है। आई थिंक समझ में आ गई बात? Yes, now we come to a topic that is allowances. What is allowances? Allowances is defined as fixed amount of money given periodically in addition to the salary. मतलब जो भी आपको सैलरी हो तो मिलेगी मिलेगी। तो मेडिकल के नाम से दे दिया, ट्रांसपोर्ट के नाम से दे दिया, कन्वेंस के नाम से दे दिया, ये नाम से दे दिया, वो नाम से दे दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए आप अलाउंसेस यदि प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन अलाउंसेस का जो की वर्ड है वो क्या वर्ड है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। मतलब चाहे एक्सपेंसेस इनकर्ड हो या एक्सपेंसेस इनकर्ड नहीं हो, मतलब ये अमाउंट हम आपको देंगे ही देंगे। ये फिक्स्ड अलाउंसेस है। समझ में आ गई बात? दैट इज द अलाउंसेस। बेसिकली हमें क्या पढ़ना है चैप्टर के अंदर? देखो, ये लेबर लॉ नहीं है, ये इनकम टैक्स है। लेबर लॉ और इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस है? लेबर लॉ बताता है कि एम्प्लॉय के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाए, और इनकम टैक्स बोलता है तुम्हारा एम्प्लॉय तुम जानो। तो फिर इनकम टैक्स क्या पढ़ाता है? इनकम टैक्स पढ़ाता है कितना अमाउंट टैक्सेबल है और कितना अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। हम तो टैक्सेबिलिटी में दिमाग लगाते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां पे इतने सारे अलाउंसेस दिए हुए हैं, तो ऐसा मत करना कि आप जिस कंपनी या फर्म में जॉब करने जाओ तो लड़ने लग जाओ। हमने क्लास में इतने सारे अलाउंसेस पढ़े थे सैलरी चैप्टर में। दे मेरे को। समझ में आ रही बात? ये इनकम टैक्स है, आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स से ही बताता है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। ये तो लेबर लॉ या जो भी लॉज एप्लीकेबल है वो बताएंगे। हम तो ये बताते हैं कि यदि आप एम्प्लॉय हो और आपको एम्प्लॉयर से जो भी मिल रहा है ना,
तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ना है कितना पार्ट टैक्सेबल है और कितना पार्ट एग्जेम्प्ट है। हम तो इनकम टैक्स से एंगल से सैलरी कैलकुलेट करने वाले हैं कि कौन सी सैलरी पे कितना इनकम टैक्स लगेगा। समझ में आ गई बात टारगेट? तो यस, रेडी एवरीवन? तो मैंने क्या किया, इसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, ए बी सी। कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है? ए बी सी। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 3 कैटेगरीज में, ए बी सी। 2 अलाउंसेज हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट हैं और कुछ अलाउंसेज हैं जो पार्टली टैक्सेबल हैं। तो ए और बी के अलावा, ए और बी के अलावा जितने भी अलाउंसेज हैं वो फुल्ली टैक्सेबल है। कैसे याद करना है बेटा? ए और बी। तो आपको सी याद नहीं करना, आपको सिर्फ ए और बी याद करना है। क्या याद करना है? कि कौन से अलाउंसेज एग्जेम्प्ट है और कौन से अलाउंसेज पार्टली टैक्सेबल है। तो जो अलाउंसेज फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है और पार्टली टैक्सेबल नहीं है वो सारे अलाउंसेज क्या हो जाएंगे? फुल्ली टैक्सेबल। समझ में आ गई बात? तो सी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आपके लिए रेलिवेंट क्या हो गया? ए और बी। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने, इंडियन लॉ ने 2 अलाउंसेज को फुल्ली एग्जेम्प्ट कर रखा है, उनके ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। कौन से अलाउंसेज बेटा? 2 अलाउंसेज। कितने अलाउंसेज? 2। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कल मैंने पढ़ाया था, यदि याद होगा। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को जो भी सैलरी मिलेगी, जो भी मतलब रेम्यूनरेशन मिलेगी, वो एम्प्लॉय नहीं होने के बावजूद भी वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल है। और ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको आपको पता है क्या गजब बात है, उनकी सैलरी बहुत कम होती है, उनकी सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन जो उनके अलाउंसेस और परक्विजिट होते हैं वो गजब होता है, उनका खर्चा ही नहीं होता कुछ। हमने देखा होगा ना कि जितने भी फॉर एग्जांपल ये जो जजेस होते हैं, इनका रहने का अरेंजमेंट, इनकी कार, इनका पेट्रोल, जनरली सब क्या होता है? खर्चा ही नहीं एक तरीके से आपकी ज्यादा। तो अलाउंसेस और परक्विजिट बहुत जबरदस्त मिलता है। तभी लोग क्या बोलते हैं, आरएस ऑफिसर बन जाओ, कार के ऊपर लाइट भी होगी, कार मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, सारी फैसिलिटीज है और उसके अलावा अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के यदि आप जज हो, कौन हो बेटा? यदि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के यदि आप जज हो और जज को यदि कोई भी अलाउंसेस मिलेगा, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं। समझ में आ गई बात? तो जैसे यदि आप हाई कोर्ट के जज हो, तो हाई कोर्ट के जज को फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है और बाकी 50,000 के अलाउंसेस मिलते हैं। तो इनकम टैक्स में ये बेनिफिट है कि जो 1.5 लाख की सैलरी है वो तो टैक्सेबल होगी, लेकिन जो 50,000 का जो अलाउंसेस है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं, किनके लिए? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। तो पहला एग्जेम्पशन क्लियर हो गया। दूसरा एग्जेम्पशन किसको दिया हुआ है वो आपको ऑलरेडी पता है, वो मैंने कल भी पढ़ाया था और उससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि यदि आप इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, याद है? यदि इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय यदि इंडिया के बाहर सर्विसेज रेंडर करता है, कहां पे? ये कल भी पढ़ा था अपन ने। यदि इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय यदि वर्ल्ड के किसी भी कोने में सर्विसेज रेंडर करता है तो माना जाएगा डीम टू वाइज इन इंडिया, तो वो इनकम टैक्सेबल है। लेकिन मैंने बताया था परक्विजिट एंड अलाउंसेस आर एग्जेप्ट, परक्विजिट एंड अलाउंसेस आर एग्जेप्ट। ये वही पॉइंट है कि यदि आप इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो, यदि आप इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो, यदि आप सर्विसेज यदि इंडिया की बार रेंडर करते हो और उसके लिए यदि आपको कोई भी अलाउंसेस दिए जाते हैं तो अलाउंसेस आर फुल्ली एग्जेप्ट, अलाउंसेस आर फुल्ली एग्जेप्ट। तो एग्जेम्पशन के कितने पॉइंट हो गए? 2। समझ में आ गई बात? हमें नहीं मिलेंगे, हमारे लिए नहीं है। किनके लिए? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। किनके लिए? आवाज नहीं आ रही? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेस मिलेगा फुल्ली एग्जेम्प्ट है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन से? इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो इंडिया के बाद सर्विस रेंडर कर रहे हैं, उनको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अलाउंसेस भी उनके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट। पॉइंट नंबर ए आई थिंक सबको याद हो गया। कौन कौन से अलाउंसेस है जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है? कौन कौन से अलाउंसेस है जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है? कितने? 2। नाउ we come to the point number B. We come to the point number B. B is allowances. कौन से allowances? पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जेम्प्ट, जो भी आपको बोलना हो।
इनको अपन पार्टली एग्जेम्प्ट भी बोल सकते हैं या पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है और रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल। जिन जिन पे स्टार लगा रहा हूं उनको याद कर लेना। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। प्राइमा फेज से देखने में लगता है कि तीनों अलाउंस एक ही है, अलग अलग है। आई रिपीट, देखिए कौन सा पॉइंट पढ़ रहा हूं इस टाइम एवरीवन, आप अपने कंपाइलर बुक में देख सकते हो आराम से मैं कौन सा पॉइंट पढ़ रहा हूं, और बुक क्लास में लेके आया करो जिससे कि आपको कुछ लिखना हो तो आप इमीडिएटली लिख भी लो। 3 पॉइंट कौन कौन से बेटा, 1, 7 और 8। क्योंकि मैं इंडिविजुअली बताऊंगा तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में आप कंफ्यूज होते रहोगे क्योंकि तीनों बहुत बार एक जैसे लगते हैं। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, सर एक बार देखने में लगता है कि सेम है, ना ना ना, अलग अलग है। मैं समझाता हूं। ये एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय कहां रहता है, बापू नगर। कोई कंफ्यूजन? ये कंपनी, ये क्या है बेटा, कंपनी, दैट इज अ एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर कहां है बेटा, इसका ऑफिस कहां है, सीतापुर। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। बापू नगर भी जयपुर में, ये तो सबको पता ही होगा जयपुर, और जो जयपुर के बाहर के इनको भी पता है बापू नगर भी जयपुर में और सीतापुरा भी जयपुर में। जिनको नहीं पता मैंने बता दिया, बापू नगर इन जयपुर एंड सीतापुरा इज इन जयपुर। अब सुनना, ये जो एम्प्लॉय जिसका नाम है मिस्टर ए, क्या नाम है बेटा, तो मिस्टर ए को बापू नगर से कहां जाना पड़ेगा, ऑफिस में जाना पड़ेगा ना। यदि वर्क फ्रॉम होम नहीं है तो नॉर्मली तो आजकल सब ऑफिस आते हैं, तो भैया बापू नगर से सीतापुरा जाएगा और सीतापुरा से वापस घर पे भी आएगा। तो रेजिडेंस टू ऑफिस और ऑफिस टू रेजिडेंस, क्या बेटा, रेजिडेंस टू ऑफिस, ऑफिस टू रेजिडेंट, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या है ये? कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? अभी ऑफिस में कहां गया, कहां गया ये तो बताओ, ऑफिस का है, देख के भी नहीं बोल पा रहे हो, तो सीतापुरा में आ गया, सीतापुरा में आ गया। लेकिन ये क्या है, सेल्स पर्सन है। क्या ये? तो इसकी मीटिंग हुई, 1 घंटे की टारगेट दिया है, 3 क्लाइंट आज बकरे पकड़ ले तेरे को, वरना तेरे को बकरा बना के ऑफिस से बाहर निकाल देंगे। तो सेल्स पर्सन को ऐसे बोला जाता है, क्योंकि वो टारगेट नहीं दिया जाता तो उनमें जुनून नहीं आता। तो 1 घंटे 2 घंटे की मीटिंग हुई, वो कहां जाएंगे फिर, डोलने। डोलने मतलब उनका काम ही क्या होता है, घूमना। एक क्लाइंट बोलेगा आजा विद्यानगर के अंदर, कोई बोलेगा आजा आगरा, कोई बोले आगरा, आगरा रोड पे। तो बात समझ में आ रही? पर तो सिंपल सी बात ये आती है कि अब ये जो एम्प्लॉय ऑफिस आ गया, तो अभी ऑफिस के काम से, काम तो ऑफिस का ही है, तो ऑफिस के काम से इसको क्या करनी पड़ती है, ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, घूमना पड़ता है विद इन द सिटी। तो विद इन द सिटी जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनके लिए अपन क्या देते हैं, कन्वेंस अलाउंस। क्या देते हैं? लेकिन ये जो आप कन्वेंस जो कर रहे हो, लेकिन ये ऑफिशियल पर्पस है। किस पर्पस के लिए? ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको क्लाइंट के पास जाना ही पड़ेगा। क्लाइंट के पास जो जा रहे हो तो ऑफिस के काम से जा रहे हो ना। ये बैंक के काम भी होते हैं। यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो तो आपको बैंक के अंदर क्या करना पड़ता है, चेक जमा कराने जाना पड़ता है। तो भैया चेक जमा कराने जाओगे तो व्हीकल से जाओगे ना। यदि आप परचेज डिपार्टमेंट हो तो आपको मार्केट जाके परचेज करना पड़ता है, तो आप व्हीकल से जाओगे ना।
तो भैया ऑफिस के काम से नहीं परचेज करने जा रहा तो अपना पेट्रोल थोड़ी लगाऊंगा। तुम लोगों को और समझाने के लिए कि तुम कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो तुम्हें ऑफिस के काम से कहां जाना पड़ेगा, आरओ से जाना पड़ेगा। तो भैया आप पहले बोलोगे भैया आरओ से जाना पड़ेगा, पेट्रोल ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने थोड़ी जा रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। क्या बोलते हैं? तो ट्रांसपोर्ट एंड कन्वेंस अलाउंस में डिफरेंस है। या तो ऑफिस में आया ही ना, तो आप ऑफिस, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या है? एम्प्लॉय को अपने घर से ऑफिस बुलाना, तो अपने घर से ऑफिस बुलाना, ऑफिस से वापस से घर भेजना, वो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। कन्वेंस अलाउंसेस क्या होता है कि ऑफिशियल पर्पसेस के लिए आप विद इन द सिटी जो भी आप ट्रेवलिंग करते हो उसको बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। और इसको जयपुर के बाहर भेज देते हैं तो आउटसाइड सिटी होता है तो उसको अपन बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस, लेकिन वही ऑफिस के पर्पस के लिए। आई थिंक मुझे लगता है कि अब तीनों अलाउंस आपको समझ में आ गया। आप समझो, आज आप फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के अंदर मैनेजर हो, और मैनेजर हो तो आपको क्या करना है? ब्रांचेज ओपन करनी। ब्रांचेज ओपन करनी फॉर एग्जांपल आपको कहां पे? मुंबई में। तो एम्प्लॉय यदि आपको बोलेगा कि जाओ मुंबई, तो आप क्या बोलोगे? भैया अलाउंस तो दो मेरे को कुछ। क्या क्या चलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि भैया ठीक है, आपने अपने खर्चे पे मेरे को भेज दिया। कहां भेज दिया बेटा? ठीक है, वो आपका खर्चा है, भेज दिया। रूम भी आपने दिलवा दिया। लेकिन सुनो, यहां मैंने पीजी ले रखा है जयपुर में, तो 4,000 या 8,000 के अंदर मेरा कॉस्ट हो जाता है। अब मुंबई जाऊंगा तो आपने डेली अलाउंस दे दिया उसको। समझ में आई बात? तो अब सिंपल सी बात ही आती है, यदि आपने ट्रेवलिंग के नाम से यदि कोई भी अलाउंसेस दे दिया तो वो ट्रेवलिंग अलाउंस अलग है। ट्रेवलिंग अलाउंस भी होता है, ट्रेवलिंग फैसिलिटी भी होता है, वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर क्या देता है। तो तीनों अलाउंसेस में डिफरेंस समझ में आया? आई रिपीट, ऑफिस टू रेजिडेंस, रेजिडेंस टू ऑफिस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। फिर एक बार ऑफिस आने के बाद एम्प्लॉय को आपने काम से भेज दिया विद इन द सिटी, कन्वेंस, और सिटी के बाद भेज दिया तो ट्रेवलिंग अलाउंस। समझ में आ गई बात एवरीवन? एवरीवन वेरी गुड। आज सुनो मेरी बात ध्यान से। आज मेरी चिन्मित रोले से बहुत लोग जॉब करते हैं, तो कोई बंदा बोला कि सर मेरे को आपके ऑफिस आना है, सर खर्चा दे दो। ऑफिस तो आना ही पड़ेगा तेरे को। तो पहली बात, आप ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दे रहे हो तो फुल्ली टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बिल्कुल भी एग्जेम्प्ट नहीं है, 100% टैक्सेबल है। क्या है बेटा? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? क्योंकि ये इसलिए माना जाता है कि भैया एक एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर तो ऑफिस आना ही पड़ेगा ना, तो ये तो सैलरी का ही पार्ट है। आपने उसको दो अलग अलग अमाउंट बना के दे दिया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जो बेसिक पे है वो भी फुल्ली टैक्सेबल है, और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो आपने एम्प्लॉय को दिया है वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन ऐसे लोग, कैसे लोग? ऐसे लोग, कैसे लोग? ऐसे कैसे? हैंडीकैप, अपंग, ब्लाइंड, अंधा। तो यदि कोई पर्सन अंधा हो, गूंगा हो, बेरा हो, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ब्लाइंड, डीफ, डम और हैंडीकैप। उन पर्सन को यदि कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाता है तो उनको 3,200 रुपए पर मंथ का क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन मिल जाएगा मैक्सिमम। सर मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? मतलब 3,200 रुपए मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब किसी भी एम्प्लॉय को 4,000 नहीं दे सकते। 4,000 दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला लेबर लो नहीं पढ़ रहे हो, आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो। ये तो एम्प्लॉय जाने, तुम कहां से बीच में आ गए? समझ में आई बात? वो तो 5,000 भी दे सकता है, 10,000 भी दे सकता है, लेकिन एग्जेम्पशन 3,200 की मिलेगी। मैंने पहले ही बताया, मैं यहाँ पे ये पढ़ाने नहीं बैठा हूं कि एम्प्लॉय को क्या देगा। ये तो एम्प्लॉयर जाने, एम्प्लॉय जाने, उनका पर्सनल मैटर है। क्या है बेटा? हाँ, ये लेबर लो नहीं है, ये टैक्स है। नजरिया बदलो, दुनिया बदल जाएगी। आपका एंगल क्या होना चाहिए? टैक्स। तो टैक्स में आप क्या पढ़ने के लिए बैठे हो? कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, कितना अमाउंट टैक्सेबल। बोलो, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, कितना अमाउंट टैक्सेबल है। ये तो एम्प्लॉयर जाने, एम्प्लॉय जाने। अब ऐसा मत करना कि कोई ब्लाइंड है, कौन है बेटा, या डीफ, या कोई डम, या कोई हैंडीकैप्ड है, वो तो एम्प्लॉयर से जाके लड़ लिया। चिन्मय सर ने कल ही पढ़ाया था, 3,200 रुपए लिखा था,
दे मेरे को 3,200 रुपए पर मंथ। अरे मैं ये पढ़ाने नहीं बैठा हूं कि एम्प्लॉय आपको क्या देगा, समझ में आ रही बात? तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दे। अपन यहां पे ये पढ़ने के लिए नहीं बैठे कि एम्प्लॉयर क्या देगा, एम्प्लॉय क्या देगा। हम तो ये बात कर रहे हैं यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, अब बोलो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से यदि कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस यदि मिलता है, यस, यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से यदि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन यदि वो एम्प्लॉय कौन है, आवाज नहीं आ रही, कौन है, ब्लाइंड, डीफ, डम्ब और हैंडीकेप, तो देन उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी मैक्सिमम 3,200 रुपए पर। यदि 2,000 रुपए का ही यदि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया है तो 2,000 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और यदि 4,000 का यदि कन्वेंस अलाउंस मिला है तो क्या होगा, 3,200 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा और 800 रुपए टैक्स। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझ में आ गई बात बेटा? इधर एवरीवन, पॉइंट नंबर 2, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये याद करना पड़ेगा, क्वेश्चंस में आ जाता है। पॉइंट नंबर 2 और 3, यदि एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस, तो एग्जेम्पशन मिलेगी 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अब फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय के 4 बच्चे हो, पर्सनल मैटर बेटा, इसे मेरे को घूर घूर के नहीं देखना, किसी के 10 बच्चे हो, 12 बच्चे हो, पूरे दर्जन हो, 2 दर्जन हो, 3 दर्जन हो, तो भाई पर्सनल मैटर है बेटा, पर्सनल मैटर है। सर यार 2 लिखा हुआ है बेटा, एग्जाम्पशन के लिए 2 लिखा हुआ है। तो यदि फॉर एग्जाम्पल यदि किसी एम्प्लॉय के 10 बच्चों, और एम्प्लॉयर क्या बोलता है, तुम्हारे 10 के 10 बच्चों को मैं क्या करूंगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दूंगा, तो दे दे भैया, तू कुछ भी दे। इनकम टैक्स क्या बोलता है, तुम्हें इंडिया का स्लोगन ही नहीं पता, हम दो हमारे दो। इंडिया की आपको पता है, इंडिया के अंदर क्या चलता है, हम दो हमारे दो, हम दो। तो यदि एक एम्प्लॉय को 3 बच्चों का या 4 बच्चों का या जितने ही बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, तो एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी, मैक्सिमम 2 चाइल्ड की। एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी, क्योंकि हम दो हमारे दो। इस लॉजिक से याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि गवर्नमेंट ने 2 का ही एग्जेम्पशन क्यों दिया भैया, तो मेरे पूरी पोज ही पैदा कर दी। इंडिया वैसे ही पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो भैया, फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, हम दो। तो चाहे आपके 4 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, और एम्प्लॉय को दे भी रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जेम्पशन जो मिलेगी इनकम टैक्स में, वो कितने बच्चों में मिलेगी, 2 बच्चों में मिलेगी। यदि एक ही बच्चा है तो 1 बच्चे में मिल जाएगी, 2 है तो 2 पे मिल जाएगी। कितना, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब और अप्लाई होगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। यदि कोई भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यदि रिसीव करता है, तो जो एग्जेम्पशन जो आपको मिलेगी वो एग्जेम्पशन का अमाउंट कितना होगा, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। मतलब एक महीने पे 100 रुपए एक बच्चे पे। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, यदि कोई भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से यदि हॉस्टल के नाम से, हॉस्टल मतलब पीजी, तो पीजी हॉस्टल के नाम से चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस भी यदि मिलता है, तो आपको सबको पता है एजुकेशन सस्ती होती है, पीजी महंगा होता है। तो जयपुर के बाहर के बच्चे हैं, कोई जयपुर के बाहर के बच्चे, तो पीजी वालों को पता है सर आपकी फीस कम है, सर आपकी फीस तो कुछ है ही नहीं, सर हमारा पीजी का खर्चा ज्यादा भारी पड़ता है। क्या बात से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उसी लॉजिक पर रहिए, तो बच्चों को आपको हमेशा याद रहेगा। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन दिया 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, और जबकि चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस का जो एग्जेम्पशन दिया वो कितना दिया, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। वही हम दो हमारे दो, मतलब मैक्सिमम 2 बच्चों का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। कोई डाउट? ये समझ में आ रहा है? ये सब याद करने वाला है, लर्निंग वाला है, बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगी एग्जेम्पशन। 4th, अंडरग्राउंड अलाउंसेस।
जनरली क्या होता है कि जो बंदे माइंस में काम कर रहे होते हैं तो लेबर लो के अंदर या कैसे भी ऐसा हो सकता है कि हमने आपको क्या किया, आपको बेसिक सैलरी 12,000 15,000 की दी जा रही है, लेकिन आप माइंस के अंदर जाके जो अनकंफर्टेबल एनवायरमेंट होता है, तो यदि आप अंडरग्राउंड आपको कोई अलाउंसेस दिया, कितना दिया वो तो डिपेंड करता है कि 2,000 दिया 5,000 दिया, लेकिन एग्जेम्पशन कितना मिलेगा 800 रुपीज पर मंथ, 800 रुपीज पर मंथ। इन सबकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि एक क्वेश्चन में आपको दिया है मिस्टर ए, उसको जो बेसिक सैलरी दी जा रही है वो दी जा रही है फॉर एग्जांपल 12,000 रुपए पर मंथ, और उसको अंडरग्राउंड अलाउंस दिया कितना 3,000 रुपए पर मंथ। अब आपको बोला जाएगा सैलरी में कितना इंक्लूड करना है, तो आपको पता है बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल 12,000, वो पूरे साल भर का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, साल भर में ये कितने महीने होते हैं, समझ में आ गया लॉजिक। अंडरग्राउंड अलाउंसेस ये भी फुल्ली टैक्सेबल होगा, नहीं फुल्ली टैक्सेबल नहीं है सर। अंडर अलाउंसेस के केस में क्या होगा, जितना भी आपको अलाउंसेस मिल रहा है, मिल कितना रहा है 3,000 रुपए, लेकिन एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी 800 रुपए। तो इसका मतलब आपको पर मंथ मिल रहा है 3,000 रुपए, लेकिन 800 रुपए एग्जेम्प्ट है, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो गया टैक्सेबल। तो रिमेनिंग कितना हो गया 2,200 रुपए पर मंथ। 2,200 आएगा, कितना आएगा पर मंथ, और कितने महीने होते, समझ में आया कि नहीं आया। अपन ने यहां पे प्रिज्यूम किया है कि 12 महीने आपको अंडरग्राउंड अलाउंसेस मिला है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो ये इंपॉर्टेंट, ये सब आपको रट्टा मारना है, याद करना है। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपीज पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा, कितना मिलेगा, मतलब ट्राइबल एरिया अलाउंस आपको यदि 1,000 रुपए का दिया जा रहा है तो आपको याद रखना पड़ेगा 200 रुपए एग्जेम्प्ट है, तो 800 रुपए टैक्सेबल है। बेसिकली क्या कर रखा है इंडिया के अंदर, कुछ ट्राइबल एरियाज बना रखे, तो यदि वहां पे आपको जॉब करने के लिए बाहर भेजा जाता है ट्राइबल एरियाज के अंदर, तो हम आपको क्या करते हैं ट्राइबल एरिया के नाम से आपको अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। अब इमेजिन करो, तो मूवी से बोल रहा आपने देखा होगा, तो आरएस ऑफिसर होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, वो तो ज्यादा ईमानदार होता है, तो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, नेता होता है, जो फोन करता है ऐसे जगह भेजूंगा ना तेरे को मैं। तो इंडिया है बहुत बड़ा है, मणिपुर मिजोरम में बहुत बड़ा इंडिया। जैसे आपको जो कंफर्ट जयपुर के अंदर मिलेगा वो कंफर्ट आपको ट्राइबल एरियाज के अंदर नहीं मिलेगा ना, तो आपकी आदिवासी एरियाज जो आप बोल सकते हो, बैकवर्ड एरियाज जो आप बोल सकते हो, तो सॉर्ट ऑफ वैसे ही उन एरियाज को अपन ट्राइबल एरियाज बोलते हैं। कुछ एरियाज अनाउंस कर रखे, तो यदि गवर्नमेंट ट्राइबल एरिया के नाम से यदि अलाउंसेस देती है, तो यदि ट्राइबल एरिया अलाउंसेस यदि आपको मिल रहा है तो उसमें आपको 200 रुपए पर मंथ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कोई डाउट? ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉइज को यदि कोई भी अलाउंसेस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस या कोई भी पर्सनल अलाउंसेस, क्योंकि यदि आप ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में यदि आप जॉब करते हो तो इसका मतलब आपकी लाइफ बहुत टफ है। कैसे बेटा, क्या बोला मैंने, वापस से बताता हूं। यदि आप ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के यदि आप एम्प्लॉइज हो, मतलब मान लो कि आप ड्राइवर, कौन हो आप, और ड्राइवर की लाइफ बहुत टफ है। मैंने बोला कैसे टफ है बेटा, भैया वो जयपुर से निकला है और 4-5 दिन तक सिर्फ इंडिया के कोनों में ही घूम रहा है। एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, उसकी क्या लाइफ होती है, सब बड़ी अच्छी होती है, घर में मम्मी या वाइफ या सर्वेंट जो भी है वो प्रॉपर खाना बनाता है, सुबह शाम को खाना, प्रॉपर खाना आपके पास अवेलेबल है, यस और नो। यदि आप बाहर जा रहे हो तो आपको कुछ पता ही नहीं है खाना कहां मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ थोड़ी सी क्या होती है, अनकंफर्ट जोन में होती है, यस और नो। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अपने एम्प्लॉइज को बोलती है कि भैया टेंशन मत लेना, डेली अलाउंस दे देंगे हम तेरे को। क्या दे देंगे, डेली अलाउंस, पर्सनल अलाउंस या कोई भी अलाउंसेस। कौन दे रहा है, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अपने एम्प्लॉइज को दे रही है। तो ये वाला अलाउंसेस किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के लिए एप्लीकेबल होगा। किसके लिए एप्लीकेबल होगा, समझ में आ गया कि यदि आप ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में यदि आप जॉब करते हो और उसके लिए यदि आपको कोई अलाउंसेस दिया जा रहा है तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, अलाउंसेस का 70% और 10,000 रुपीज पर मंथ। और यदि आपको फॉर्मूले में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो,
फिर दो कंपोनेंट के बीच में ये जब भी मैक्सिमम आएगा, तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, विच एवर इज हायर या विच एवर इज लोअर। जिनको भी ग्रामर आती है, प्रॉपर नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, तो उनको आता है विच एवर इज हायर, क्योंकि मैक्सिमम मतलब ज्यादा, ऐसा नहीं होता बेटा। मैक्सिमम मतलब लिमिट, मैक्सिमम मतलब लिमिट, लिमिट का मतलब इससे ऊपर हायर कैसे हो सकता है, लिमिट डाल दी ना आपने। तो पापा ने बोला भैया 2000 के जूते लेके आने, कितने के जूते लाने, और जितना खर्चा हो वो ले लेना। आपके 1000 का खर्चा लगा तो 1000 मिलेगा, 3000 का खर्चा किया तो जूते पड़ेंगे 2000 ही मिलेंगे। बोला था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, लिमिट, लिमिट मतलब इससे ऊपर नहीं हो सकता ना। तो मतलब जब भी दो आइटम के बीच में मैक्सिमम आएगा मतलब विच एवर इज लोअर। तो जिनको थोड़ा कंफ्यूजन फ्यूचर में हो तो ज्यादा बढ़िया है कि फॉर्मूले के रूप में लिख लिया। कैसे लिख लिया करो, 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 रुपीज पर मंथ, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। समझ में आ गई बात। इससे फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ये एग्जेम्पशन सिर्फ किसको मिलेगी, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉइज के लिए। किसके लिए बेटा, याद हो गया। तो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का यदि कोई एम्प्लॉइज है, उस एम्प्लॉइज को अपने एम्प्लॉयर से यदि कोई भी अलाउंसेस मिलता है तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, अलाउंसेस का 70%, बोलो अलाउंसेस का 70% और 10,000 रुपीज पर मंथ, विच एवर इज, और रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल। आगे कंटिन्यू करो। चलो अब इसके बाद 4-5 पॉइंट है। कौन कौन से, ट्रैवलिंग अलाउंस। प्यारे बच्चे मेरे बच्चे तुम बताओगे ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है बेटा। ट्रैवलिंग अलाउंस आउटसाइड सिटी यदि ट्रैवलिंग के लिए यदि आप कोई भी अलाउंस यदि देते हो तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, और विद इन द सिटी वो कन्वेंस अलाउंस हो गया। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म मतलब एम्प्लॉय, अब इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, मार्केट में बहुत सारे तरीके होते हैं। कैसे, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म ही दे दी, तब तो अलाउंस की बात ही नहीं आती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम नहीं दे रहे, तुम खुद जाओ बनवा लो, क्योंकि तुम्हारा साइज का लफड़ा, ये लफड़ा, वो लफड़ा, फिटिंग का लफड़ा, तुम जाओ और खुद कर लो। हमने तो आपको 1000 रुपए दे दिए, क्या दे दिए, 1000 दे दिए, 2000 दे दिए। लेकिन एक चीज बताओ, ये जो यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जा रहा है तो ये वैसे भी एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म अलाउंस किसके लिए, ऑफिस में जाने के लिए। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा सकता है कि वो यूनिफॉर्म पहन के 14th को, तो कैसे बातें कर रहे। तो ये सारी चीजें ऑफिस से रिलेटेड है। लाइक ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कौन सा अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस और एल्पर अलाउंसेस इन दी ऑफिस पर्पजेज, रिसर्च अकेडमी पर्पजेज, ये सब ऑफिशियल बिजनेस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड, जितना अमाउंट आपका खर्च हो गया, यहाँ पे लिमिट नहीं दी है, क्योंकि एम्प्लॉय को एक तरीके से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आज आप समझो, आज आप किसी फर्म में जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, और आप ऑफिस के काम से आरओसी जाते हो। तो ऑफिस से काम से आरओसी जाते हो और आपका एम्प्लॉय आपको बोलता है कि हम आपको कन्वेंस अलाउंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल कितना कन्वेंस अलाउंस, 4000, कितना बेटा, और आपका खर्चा हो गया 3000 का, तब आप क्या बोलोगे, 1000 का फायदा। बात सही है। यदि आपका एम्प्लॉय आपको 4000 का कन्वेंस अलाउंस देता है, लेकिन आपका पेट्रोल का जो खर्चा है वो 6000 का हो गया, तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो यहां पे हमने अमाउंट की बात ही नहीं की, हमने 500 रुपए 1000 रुपए कोई लिमिट नहीं दी। डिपेंड करता है भैया आप कार जो चला रहे हो या आप 2 व्हीलर चला रहे हो, क्या क्या चलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यदि किसी का कन्वेंस अलाउंस 4000 मिल रहा है, लेकिन उसका पेट्रोल का खर्चा 6000 हो जाए, तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा, मुझे कोई फायदा हुआ ही नहीं, तो उसके लिए 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्योंकि यहां पे एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, अमाउंट वाइज नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी आपने कितना अमाउंट स्पेंड कर दिया, कितना आपका एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया।
ये सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आप सिर्फ याद ना करो, आप थोड़ा सा और इन्वॉल्व होके करो, क्योंकि कंटेंट बढ़ जाएगा तो लप्पे मारना भी सिखाता हूं। क्या लप्पे? आप समझो आप एम्प्लॉई हो और आपको क्या किया, 3,000 यूनिफॉर्म अलाउंस दे दिया। कितना दे दिया? और तुम बड़े स्मार्ट थे, तुमने 1,000 की यूनिफॉर्म बना ली, तो तुम्हें 2,000 का फायदा हुआ ना, तो 2,000 सैलरी में ऐड कर। लेकिन यदि आपका एम्प्लॉय आपको 3,000 का यूनिफॉर्म अलाउंस देता है और आपने क्या किया, 4,000 यूनिफॉर्म में लगे, कितने लगे? तो देन फिर अलाउंसेस आपका ऐड नहीं होगा, पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है। आप बेटा वेरी गुड। एम्प्लॉय को बताना ही नहीं है, एम्प्लॉय क्योंकि अलाउंसेस फिक्स्ड होते हैं। तुम खर्चा करो या ना करो, तुम तो 1 रुपए की यूनिफॉर्म नहीं आओ ना बेटा। हम तो 3,000 देंगे फिक्स, तभी तो पहला वर्ड क्या बोला था मैंने, अलाउंसेस आर वेदर इनकर्ड और नॉट। अब एक और चीज, कन्वेंस अलाउंस है। कन्वेंस अलाउंस का मतलब क्या होता है, अलाउंसेस आर फिक्स्ड। तो फर्म ने तुम्हें बोल दिया बेटा, जब तुम सीएस की ट्रेनिंग करोगी फाइनल में, दिल पे मत लेना बेटा, मैं फालतू बातें ज्यादा करता हूं, इग्नोर कर देना, ठीक है ना। तो एक प्यारी बच्ची फर्म में जॉब करती है, ये फर्म में जॉब करती है, ट्रेनिंग करती है, इसको क्या मिला, कन्वेंस अलाउंस मिला। कितना कन्वेंस अलाउंस दिया फर्म ने? बोला 3,000 का कन्वेंस अलाउंस, क्योंकि आरओसी भी जाना पड़ेगा, बहुत सारे क्लाइंट के भी जाना पड़ेगा, ये बच्ची बड़ी से चंट है, दिल पे नहीं लेना बेटा। ये अपने व्हीकल से कभी जाती नहीं, इसके बहुत सारे फ्रेंड है, किसी फ्रेंड को बुला लेती है, उसके साथ चली जाती है। तो इसका खर्चा कितना हुआ? 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देन आपका पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्स। अब इसमें प्लानिंग ये होगी, मैं अब आपको रियल बता रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट से 3,000 टैक्सेबल है, रियल लाइफ के हिसाब से बता रहा हूं। तो रियल लाइफ में जब बच्ची जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेगी, तो इसका सीए से खुद पढ़ी लिखी है, तो क्या करेगी, क्या पता चलेगा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी, अपना व्हीकल लेके गई थी, पूरा 3,000 खर्च हो गया। तो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जितना भी आपका कन्वेंस अलाउंस होता है, पूरा का पूरा क्या करते हो, लिमिट तो है नहीं, तो पूरा का पूरा आप क्या करते हो, कन्वेंस अलाउंस दिखा देते। कन्वेंस अलाउंस हो गया, ट्रेवल अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, क्या पता चलेगा। अब बिल दिखाने पड़ेंगे, तो बिल तो आपको पता ही बन जाते हैं। यदि बिल आपको दिखाना है तो बिल तो बन जाएंगे, तो बिल दिखा दो कितना खर्च हो गया। तो रियल लाइफ में क्या होता है, लोग पूरा एग्जाम्पशन ले लेते हैं, क्या करते हैं। लेकिन ये सारी बातें इग्नोर करो, हमें तो एग्जाम के पॉइंट से बात करनी है। किसके पॉइंट से बात करनी है, एग्जाम। तो एग्जाम में याद रखना पड़ेगा कि कन्वेंस अलाउंस, बोलो मेरे साथ, सॉरी, कन्वेंस अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, और कौन सा अलाउंस, हेल्पर एंड रिसर्च और अकेडमी अलाउंसेज। ये अलाउंसेज पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा जितना अमाउंट आपका इनकर्ड हुआ है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, जल्दी बताओ, आगे बढ़ू, कंफर्म। 3 स्टार लगा दो, 4 स्टार लगा दो, 5 स्टार लगा दो, जितने स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट। HRA बच्चे को याद होना चाहिए, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। HRA क्या होता है, आप जयपुर के हो, आप सीएस बन जाओगे तो आपकी जॉब लगेगी, जॉब कहां लगेगी, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई। तो देन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या किया, HRA दे दिया। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, क्योंकि आपको रेंटल पे लेना पड़ेगा, तो रेंटल पे रहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाउस रेंट पे करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, HRA दे दिया। अब HRA अगेन अलाउंसेस, तो अलाउंसेस का मतलब क्या हुआ, चाहे आपका लगे या ना लगे दिया जाएगा। जैसे कि तुम जयपुर के रहने वाले हो, तो मुंबई के अंदर गए, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि मैं आपको 10,000 रुपए महीने का क्या करेंगे, HRA देंगे। जरूरी है कि आप मुंबई में रेंट पे रहो। सब मैं तो जयपुर का रहने वाला हूं, तो मुंबई में नाले में थोड़ी रहूंगा, नहीं नाला थोड़ी, समुद्र में थोड़ी रहूंगा। गर्लफ्रेंड हो आपकी, बॉयफ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, दादा हो, नानी हो, चाचा हो, चाची हो, या कोई ज्यादा जुगाड़ हो, वो सड़क पे सो जाता हो, वो पर्सनल मैटर, HRA मिलेगा। तभी मैंने HRA अलाउंसेस का आपको समझ में आ रहा होगा। अलाउंसेस मतलब मैंने यदि आपको कमिट कर दिया 10,000 रुपये HRA के नाम से दूंगा ना, दूंगा, चाहे आपका खर्चा हो या नहीं, मैं तो दूंगा। अब आपको यह पढ़ना है कि कितना अमाउंट टैक्सेबल है और कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है। तो अब आपको यह याद करना है कि यदि एक एम्प्लॉय को HRA के नाम से यदि कोई भी अमाउंट यदि रिसीव होता है तो कितना अमाउंट एग्जेम्पशन मिलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
किसका बता रहा हूं मैं? HRA का फुल फॉर्म हाउस रेंट अलाउंसेस। HRA का फुल फॉर्म हाउस रेंट अलाउंसेस। तो यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से यदि कोई HRA यदि रिसीव होता है तो फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्पशन मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? सर कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। और इन तीनों में से आपको क्या लेना है? लोअर। और जो लोअर अमाउंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। फर्स्ट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड। ऑब्वियसली जितना आपको HRA रिसीव्ड हो रहा है उससे ज्यादा तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं। तो पहला देखा जाएगा कि आपको HRA कितना मिला है। क्या देखा जाएगा? HRA कितना मिला है। दूसरा, HRA तो दिया ही जाएगा क्योंकि HRA मतलब अलाउंस, अलाउंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एग्जेम्पशन तभी आपको मिलेगी जब ये खर्चा होगा। खर्चा तब होगा जब आप HRA आपका कब खर्च होगा बेटा? जब आप किराए पे मकान लोगे, मीन आप रेंट पे करोगे। क्या करोगे? HRA दिया ही इसलिए जाता है तो भैया उसको यूज भी तो करो, तभी तो हम एग्जेम्पशन देंगे आपको। तो जितना आपको HRA रिसीव्ड होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भैया HRA दिया किस पर्पज के लिए? रेंट। जनरली क्या करते हैं, जनरली जब अपन टैक्स पढ़ते हैं ना तो टैक्स के अंदर लोग क्या करते हैं, लॉजिक कभी नहीं देते। लेकिन लॉजिक नहीं देने पर क्या होता है कि आप बाद में भूल जाओगे क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिट दे रखी है। और यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस या लिंक कर दोगे तो क्या होंगे, जो भी पॉइंट्स है ना वो आपको क्या होंगे, याद रह जाएंगे, वरना इतना आप रिटेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जितना मुझे HRA रिसीव्ड हुआ, पहला पॉइंट। अब HRA मुझे दिया क्यों गया था? कि भैया मैं किसी किराए के मकान पे रहूं तो जितना किराया पूरा अमाउंट एग्जाम नहीं होगा। गवर्नमेंट बोलती है कि किराया जितना दिया गया है उससे तो आप 90% कंसिडर करेंगे। कितना परसेंट कंसिडर करेंगे? इस बार 10% हटा दो। किसमें से? रेंट में से। तो रेंट पेड माइनस 90%। 90% कंसिडर करना है तो कितना डालना पड़ेगा? 10% ऑफ सैलरी। मींस यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से यदि HRA रिसीव्ड हो रहा है तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? HRA रिसीव्ड दोनों में साथ HRA रिसीव्ड। पॉइंट नंबर 2, HRA क्यों मिला है मुझे? मकान किराए पे लेने के लिए। तो जितना मैं किराया पे कर रहा हूं तो पूरा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, किराए का 90% कंसिडर करना है, किराए का 90%। लेकिन डायरेक्टली किराए का 90% नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? जितना आपने रेंट पे किया उसमें से आप 10% हटाओगे। लेकिन ये 10% रेंट का नहीं होगा। दिस इज द पॉइंट। इधर 90% बोलना गलत होता है। ये जो 10% है रेंट का माइनस नहीं है, ये 10% किसका माइनस है? सैलरी का। तो जितना भी आपने रेंट पे किया उसमें से सैलरी का 10% माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। अब एक चीज बताओ, किराया दिल्ली में ज्यादा होगा या जयपुर में ज्यादा होगा? हाँ, ये थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो एग्जेम्पशन जो मिलेगी भैया, अब आपको पता है यहाँ पे क्लास में जितने बच्चे होंगे सबके अलग अलग टाइप के शौक है। कोई छोटे मकान में भी हैप्पी है, कोई बड़े मकान में भी, ये भी कोई रूल है। सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग और सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है। यस और नो? कोई बंदा ऐसा हो सकता है कि जो जयपुर से जाए मुंबई के अंदर किसी छोटी सी झोपड़ी में भी रह के हैप्पी हो जाए। कोई बोले नहीं भैया बड़ा सा मकान ले लिया किराए पे, क्योंकि वो ऐसे भी जॉब क्यों कर रहा है, मजे मजे के लिए कर रहा है। पापा का बिजनेस है, कोई मतलब ही नहीं है भैया। पापा बोलते हैं ऐसे कर ले तू, आ जाना, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो हो सकता है कि भैया उसको 40,000 की सैलरी मिल रही है और वो क्या करे, पूरे 40,000 का रेंट पे कर दे। तो भैया सैलरी का 40% 50% से ज्यादा हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे। कितना परसेंट? 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी? क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा अपनी पूरी की पूरी सैलरी कितने कर दे, मकान किराए में भी ले सकता है। क्योंकि मैंने बोला ना, जितने भी लोग जॉब करते हैं सबका फैमिली बैकग्राउंड भी अलग होता है। यस और नो? और जब सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग है और सबकी थिंकिंग अलग है और लाइफ स्टाइल अलग है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो बहुत अमीर होते हैं, 5,000 का मोबाइल होता है। कितने का होता है? आप देखना, कुछ लोग अमीर है, बहुत अमीर है, रियल में अच्छे वाले अमीर है, वो 5,000 के मोबाइल में घूमते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल गरीब होते हैं, 15,000 का मोबाइल होता है। दिखाना है भैया, सबका अपना अपना स्टाइल है।
मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो गवर्नमेंट ये कहती है भैया जो आपकी सैलरी है ना, सैलरी उसके 40% से ज्यादा में आपको एग्जाम्पशन नहीं देनी। तो नॉर्मल 40%, लेकिन जो 4 सिटीज है जिनको हम बोलते हैं मेट्रो सिटीज, क्या बेटा? तो जो इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज, और वो भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है CDKM। नाम बताओ। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। आपको ये याद रखना पड़ेगा CDKM। तो CDKM के अंदर रेंट ज्यादा होगा तो वहां पे 50% ऑफ सैलरी कंसिडर किया जाएगा, और बाकी जितनी भी सिटीज है, अब लोग बोलेंगे जब बेंगलुरु भी महंगा ही है, लेकिन वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। तो CDKM के अंदर 50% ऑफ सैलरी, उसके अलावा जितनी भी सिटीज है इंडिया के अंदर, उनमें कितना परसेंट कंसिडर किया जाएगा? 40% ऑफ सैलरी। और ये 3 अमाउंट आपको निकालने पड़ेंगे, और इन तीनों में से जो लोअर अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? एग्जेप्ट। याद हो गया? अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, वापस से। मैं एक एम्प्लॉय हूं, तो एम्प्लॉय को क्या बेटा? एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से क्या मिल रहा है? HRA मिल रहा है। तो पूरा का पूरा HRA टैक्सेबल नहीं होगा। कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा? कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा? 3 पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। कितने पॉइंट निकालने पड़ेंगे? 3। नंबर 1, HRA कितना रिसीव्ड हुआ, HRA क्यों मिला था, ये याद करने के लिए, क्योंकि यदि हम कोई भी स्टोरी यदि फ्रेम कर लेते हैं तो हमें चीजें याद रह जाती है कि भैया HRA क्यों मिला है। ऑफिस से मकान किराए पे लेने के लिए, तो मैंने जो रेंट पे किया होगा तो पूरा का पूरा रेंट नहीं, सैलरी का 10% हटा के, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और थर्ड के अंदर भैया आप तो पूरी की पूरी सैलरी आप रेंट पे ले लो, क्योंकि मैंने बोला ना, क्योंकि यार पर्सन अलग अलग है। वैसे भी एक नॉर्मल बंदा अपना सैलरी का 40% से ज्यादा कभी भी रेंट नहीं पे करेगा, क्योंकि खाएगा क्या? अब तुम बोलोगे सर वो 100% कैसे दे रहा है? भैया उसका बाप रईस है, होता ना, जिनको बिजनेस भी करना होता है तो बच्चों को भेज देते, जा दिल्ली जाके जॉब कर ले। क्यों? 3-4 साल जॉब करके आएगा, फिर बिजनेस संभाल ले। तो भैया वो इंसान थोड़ी छोटे के मकान में रहेगा, उसको पता है, और पति बाप मिला। तो भैया सैलरी कितनी भी मिले मुझे क्या मतलब है भैया, मुझे तो मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, मैं हूं ना। बात समझ में आ रही है? तो एग्जेम्पशन आपके मकान के हिसाब से नहीं मिलेगा, आपकी सैलरी के हिसाब से मिलेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ बोलते हैं हमें तो पूरा सेपरेट रूम चाहिए, कोई AC वाला रूम ले रहा है, कोई विदाउट AC वाला ले रहा है, सबके अलग अलग है ना। कोई 8,000 रुपए के रूम में, कोई 9,000 रुपए के रूम में, कोई 12,000 के, कोई 15,000 के, या सब लो। तो वैसे हर बंदे का वहां पे भी अलग अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट बोलती है हम तो लॉजिकली एग्जेम्पशन देंगे ना, तो लॉजिकल क्या है? सैलरी का परसेंटेज कितना परसेंट? 40%। लेकिन इन केस ऑफ कौन कौन सी सिटीज बता? CDKM, C चेन्नई दिल्ली, CD चेन्नई दिल्ली, KM कोलकाता मुंबई। इन 4 सिटीज के अंदर आपको क्या कंसीडर करना है? 50% ऑफ सैलरी। ऐसे करके आप 3 अमाउंट निकाल लो, और इन 3 अमाउंट में से जो लोअर अमाउंट होगा उतना HRA एग्जेम्प्ट होगा, और ये एग्जेम्प्ट होगा तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। रिमेनिंग क्या हो जाएगा? नहीं आया समझ में? अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि सैलरी तो बहुत वाइडर है। सैलरी में तो परक्विजिट भी आते हैं, सब कुछ आता है। तो यहां पे सैलरी के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, क्योंकि आपको 10% ऑफ सैलरी भी निकालना है, और 40% और 50% ऑफ सैलरी भी निकालना है। सैलरी व्हाट सैलरी? तो सैलरी में क्या आएगा? नंबर 1, एक सेकेंड, बेसिक सैलरी। क्या आएगा बेटा? बेसिक सैलरी। सैलरी में क्या आएगा? बेसिक सैलरी आपको फुल ऐड करना है, प्लस डी अर्निंग्स मतलब महंगाई भत्ता, ये पूरा का पूरा इंक्लूड नहीं होगा। अभी बात सुनना ध्यान से, यहां पे डीए वैसे सैलरी में फुल ऐड होता है, बट फॉर द पर्पस ऑफ HRA। तो जब HRA की एग्जेम्पशन निकालोगे, बोलो भाई साहब, जब HRA की एग्जेम्पशन निकालेंगे तो HRA की एग्जेम्पशन के अंदर डीए फुल ऐड नहीं होगा। कितना डीए ऐड करना पड़ेगा? इफ वाला। कौन सा वाला? इफ एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इफ एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आप ब्रैकेट में पूरा मत लिखा करो, आप ब्रैकेट में ओनली इफ लिख दिया करो।
तो इफ का मतलब होता है कंडीशनल वाला, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला जो है वही वाला इंक्लूड होगा, पूरा डीए इंक्लूड नहीं होगा। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होता है। क्वेश्चन में यदि ओनली डीए दिया हुआ है तो डीए फुल ऐड नहीं होगा। बोलो डीए फुल ऐड नहीं होगा। यहां पे कौन सा वाला डीए ऐड होगा? एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यदि एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एज पर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब जो फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ये कौन सा होता है? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर जो इंक्लूड किया जाएगा, यदि वो वाला डीए ही है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब वो डीए क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। पूरा डीए ऐड नहीं होगा। एग्जांपल के लिए यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है डीए 4,000 रुपए का है, कितना? और क्वेश्चन में दिया है 3,000 रुपए वाला डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो 4,000 इंक्लूड नहीं होगा, ओनली जो 3,000 वाला जो डीए है ना वो इंक्लूड। समझ में आ गई बात बेटा? किस पर्पज के लिए? जब आप सैलरी कैलकुलेट करोगे एचआरए के अंदर एग्जाम्पशन में, तो एचआरए की एग्जाम्पशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सैलरी। एचआरए के एग्जाम्पशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सैलरी। तो सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक पे फुल आएगा या बेसिक सैलरी पूरा आएगा, प्लस डीए। डीए कौन सा वाला? एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डीए कौन सा वाला? एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कौन सा वाला? प्लस और क्या आएगा? कमीशन। कमीशन भी कौन सा वाला? सारे कमीशन नहीं, ओनली टर्नओवर वाला। इस पर जो टर्नओवर बेस्ड जो भी कमीशन दिया जाता है वो वाला कमीशन इंक्लूड होगा। दिस इज सैलरी। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया, याद हो गया बेटा? अभी अपन न्यूमेरिकल पे करेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। बेटा कोई डाउट? ये क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि डियरनेस अलाउंस आपका 10,000 है, उससे मतलब नहीं है, उतना ही डियरनेस अलाउंस यहाँ पे आपको ऐड करना है जितना रिटायरमेंट बेनिफिट्स या एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो जितना डियरनेस अलाउंस एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या फॉर्मूला पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, वही वाला डीए ऐड होगा, पूरा डीए ऐड नहीं होगा, ये मतलब है। और कमीशन भी सारे कमीशन ऐड नहीं होंगे। कौन सा वाला कमीशन ऐड होगा? जो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर बेस्ड है। तो जो टर्नओवर बेस्ड जो कमीशन है वही आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा सैलरी की डेफिनेशन में, फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए, फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। चल बेटा समझ याद हो गया सबको? एचआरए में कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? 1 2 3। बोलो 1 2 3 विच एवर इज लोअर। ये अमाउंट क्या है? एग्जाम्पशन मिलेगी यदि आपको एचआरए रिसीव्ड होगा। पॉइंट नंबर 1 एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। पॉइंट नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एंड थर्ड 40% या 50% ऑफ सैलरी। 40% या 50% ऑफ सैलरी। ये सब यहां पे लिखा हुआ है। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? पहला क्वेश्चन होमवर्क है। पहला क्वेश्चन होमवर्क। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यदि कोई बच्चे बुक नहीं लेके आए तो आपस में शेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए एंड ग्रॉस सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए एंड ग्रॉस सैलरी। Mr. Mohit is employed with the XY Limited on a basic salary of 10,000 rupees per month. He is also entitled to DA dearness allowance 100% of salary. मतलब DA कितना दिया जा रहा है? जितना सैलरी है उतना DA। लेकिन आगे दिया हुआ है पूरा DA, इफ वाला नहीं है, 50% ऑफ इट। 50% मतलब जितना भी डीए दिया जा रहा है ना, डीए उसका 50% एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। मतलब जो डीए वो कितना है? जैसे सैलरी 10,000 रुपीज है तो डीए कितना आ गया? 100%, मतलब 10,000 रुपीज का डीए है। लेकिन जो डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कितना है? 50%, 5,000 रुपीज का है। ये समझ में आ गई बात?
दी कंपनी, एम्प्लॉय का नाम क्या है, मिस्टर मोहित, तो द कंपनी गिव्स हिम एचआरए, मतलब मोहित को, तो कंपनी ने मोहित को एचआरए दिया, कितना एचआरए दिया, 6,000 रुपीज पर मंथ का एचआरए दिया, तो एचआरए कितना आया, 6,000 रुपए, विच वॉज इंक्रीज्ड, अब आराम से पढ़ना, जल्दी मत कर लो, विच वॉज इंक्रीज टू ₹7,000 पर मंथ, लेकिन कब, 1 जनवरी को, क्योंकि बहुत बार कहता है चीजें साल में चेंज हो जाती है। तो वैसे हम एचआरए कितना दे रहे हैं, 6,000 रुपए, तो मतलब अपना प्रीवियस ईयर क्या होगा, वही 25/26, तो कहानी कहां से स्टार्ट होगी आपको पता ही, अप्रैल से, तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक 6,000 रुपए का एचआरए, लेकिन जनवरी में चेंज हो गया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीने में एचआरए कितना मिलेगा, 7,000 रुपीज पर, ये समझ में आ रही बात। ई आल्सो गॉट एन इंक्रीमेंट, बहुत बार क्या होता है प्रीवियस ईयर के अंदर इंक्रीमेंट भी लग जाता है, इंक्रीमेंट मतलब प्रमोशन, कि सैलरी आपकी इंक्रीज हो गई, तो वैसे सैलरी कितनी है कोई बताएगा इसकी, कुछ बच्चों की रिएक्शन नहीं आते, रिएक्शन बहुत फास्ट आने चाहिए, तो सैलरी कितनी है, ऊपर फर्स्ट लाइन में दे रखा है 10,000 पर मंथ, तो 10,000 पर मंथ की सैलरी है, लेकिन उसको एक इंक्रीमेंट मिल गया प्रीवियस ईयर में, कितने रुपए का, 1,000 रुपए पर मंथ का, कब से, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियस ईयर 25-26 है उसकी सैलरी 10,000 ही रहेगी, लेकिन फरवरी और मार्च, क्योंकि इंक्रीमेंट कब हुआ, 1 फरवरी को, तो पूरा फरवरी भी और मार्च में उसकी सैलरी कितनी रहेगी, 10 तो है, 1,000 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 11 या 12, हाँ तो आता है इतना, तो समझ में आ रही बात बताओ। रेंट पेड बाय, भैया उसको एचआरए मिलेगा तो रेंट भी तो पे करेगा ना किराए पे रहने के लिए, तो रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26, कैसे, अप्रैल मई में पापा के साथ रहा, पेरेंट्स के साथ, जून टू अक्टूबर 6,000 रुपए महीने का रेंट दिया गाजियाबाद के अंदर, और नवंबर से लेके मार्च के अंदर दिल्ली के अंदर 8,000 रुपए पर मंथ का रेंट दिया। कंप्यूट इज ग्रॉस सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इफ ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे, इस लाइन का अभी कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि अभी मेरा तो 115 बीएससी नॉर्मल, इन पे अपन बात करेंगे ही नहीं, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। आपको नॉर्मली क्या करना है, ये क्वेश्चन पूरा एचआरए बेस्ड है, तो आपको ये बताना है कि उसको एचआरए मिल रहा है, एचआरए कितना मिल रहा है उसको, 6,000 और 7,000 रुपए, तो आपको ये बताना है कि कितना एचआरए उसका एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्पशन के बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, तो एक तो आपको टैक्सेबल एचआरए निकालना है, और दूसरा आपको क्या निकालना है, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब सैलरी में जो जो आइटम ऐड होते हैं वो ऐड। क्वेश्चन में सॉल्व करने का ये तरीका आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और दूसरा तरीके से अपन साथ में अभी करेंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, जैसे क्वेश्चन आया होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई होगी, मैं नॉर्मल नहीं कर सकता क्वेश्चन, जैसे नॉर्मली मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा, एचआरए एग्जेम्पशन 1, 2, 3 विच एवर इज लोअर, पूरे 12 महीने का एक साथ कर लूंगा। क्या पूरे 12 महीने का मुझे मैं यहां पे एक साथ कर सकता हूं, रीजन दो क्यों नहीं कर सकते, सर बीच में सैलरी चेंज हो रही है, सर कभी उसका एचआरए चेंज हो रहा है, कभी उसका रेंट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब आपको मंथली करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और बाद में एक साथ ऐड कर लेगा। मेरा लॉजिक समझ में आ गया। तो बच्चे क्या बोलते थे, मैं एग्जाम में कंफ्यूज होता, मैं एग्जाम में कंफ्यूज होता ही नहीं, क्योंकि आपको हर बात के पीछे रीजन पता होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो यदि हम जितना अभी ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, एग्जाम में आपको उतना फायदा हो। लॉजिक समझ में आ गया। फिर नॉर्मली क्वेश्चन आप पूरे 12 महीने का एक साथ करते, यस और नो, लेकिन यहां पे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, रीजन दो। बार बार सैलरी चेंज हो रही है, कभी सैलरी चेंज हो रही है, फिर बीच में क्या हो रहा है, एचआरए भी चेंज हो रहा है, रेंट भी चेंज हो रहा है, तो बेटर है कि मैं क्या करता हूं, 12 महीने अलग अलग कर लेता हूं। तो इसका मतलब अमाउंट के 12 कॉलम बन जाएंगे। कितने कॉलम बन जाएंगे यार, आवाज नहीं आ रही। अब कुछ बच्चे लॉजिकली ऐसे कर सकते हैं, जब पूरे 12 कॉलम बनाने की बजाय जब जब चेंज नहीं हो रहा उसको एक ही में डाल दो, ये लॉजिकली है।
लेकिन जिसका लॉजिक नहीं चले, देखने में बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, तो ज्यादा दिमाग लगाते हैं क्यों? आप इंडिविजुअली कर लो। तो एक सॉल्यूशन जो आपकी बुक में दे रखा है उसमें लॉजिकल वे में कर रखा है। उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने कॉम्बो बना दी कि अप्रैल मई में सारा डेटा सेम है तो अप्रैल मई अलग कर लिया, तो वैसे कर लिया। वैसा आपको समझ में नहीं आता तो समझते क्यों? क्या फिर पड़ता है? अलग अलग करके देख लो। यस, तो मैंने पहले बोला कि जिनका बुक्स नहीं है बुक शेयर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन है ही नहीं सामने, अपन सॉल्व करेंगे ना। तो यस, जल्दी से बुक ओपन कर लो क्वेश्चंस के लिए सब। यस, हाँ, अब क्या होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, हेलो एवरीवन, तो बच्चा कंफ्यूज होता है मैं क्या करूं? बेटा दिमाग में जोर क्यों देते हो? लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ा करो, या स्टार्टिंग की लाइन, यहां पे लास्ट लाइन दे रखी है, कंप्यूट इज ग्रॉस सैलरी। टारगेट क्या दिया हुआ है? कंप्यूट इज ग्रॉस सैलरी। टारगेट क्या दिया हुआ है? तो एडिंग क्या बनेगी? मैं एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में करा रहा हूं तो फिर आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी अपन नए नए इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चीजें ना ये बच्चों वाली, क्योंकि क्या है जो टारगेट है वो आपको लिखना है। तो आपका टारगेट क्या है? ग्रॉस सैलरी। किसकी? मिस्टर मोहित की। कौन से ईयर की? प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। ये बन गई आपकी एडिंग। तो एडिंग कैसे लिखेंगे बताओ? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर मोहित, ऑफ मिस्टर मोहित। कौन सा प्रीवियस ईयर है बेटा? फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। अब बच्चा बोलता है सर मैं मुझे पता ही नहीं चलता सर, मैं कैसा फॉर्मेट बनाऊं? फॉर्मेट बहुत इजी है, आपको 12 महीने अलग अलग करने पड़ेंगे, तो 12 महीने वो और एक पर्टिकुलर्स का, क्योंकि जब 12 महीने के अंदर अमाउंट लिखोगे तो किस बात की अमाउंट लिख रहे हो? डिटेल्स भी तो लिखनी पड़ेगी ना, पर्टिकुलर्स भी तो लिखना पड़ेगा ना। और एक चाहो तो लास्ट में टोटल कर सकते हो, बाद में अलग से भी कर सकते हो। तो मींस आपका एक बन जाएगा क्या? पर्टिकुलर्स, और दूसरा कॉलम आपका बनेगा अमाउंट। उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अमाउंट के कितने कॉलम बने बेटा? 12। सबने यही बनाया ना? सबको लिखना है बेटा, सबको करना है मेरे साथ। ये सुनने वाला सब्जेक्ट नहीं है। यस, क्वेश्चन हो गई सबके पास? क्या टारगेट है आपका? हेडिंग क्या है? आवाज आनी चाहिए। हेडिंग क्या है? ग्रॉस सैलरी। स्टार्ट करूं? मतलब जो बच्चे खुद भी करना चाहे तो खुद भी करो, क्योंकि मैं हमेशा दोनों चीजें इन्वॉल्व करता हूं कि आप क्या सोच रहे हो और जो सोचा वो सही सोचा तो कॉन्फिडेंट, नहीं सोचा तो क्यों गलती की वो पता होनी चाहिए। तो ग्रॉस सैलरी का मतलब एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो मिलता जा रहा है वो ऐड करते जाओ। तो सबसे पहले क्या आएगा? बेसिक सैलरी। सबसे पहले क्या आएगा? आप बेसिक सैलरी बोलो या बेसिक पे बोलो, एक ही बात है, मैंने पहले भी क्लियर किया था। बेसिक सैलरी या बेसिक पे। अब जल्दी जल्दी बताओ बेसिक पे कितना है उसका? अप्रैल में कितना आएगा? 10,000। मई में भी 10,000। कब तक? उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है कौन से महीने में? तो जनवरी तक कितना आएगा? तभी मैंने बोला हर बच्चे को लिखना है। हर बच्चा लिखो, क्योंकि तुम लोगों से लिखने में गलती होगी, ये और मेरा एक्सपीरियंस है।
क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं टैक्स ना समझ में ऐसा हो नहीं सकता कि भैया टैक्स में समझना ही नहीं है, रूम बंद करो रट्टा मारो। एचआरए में 3 अमाउंट की एग्जाम्पशन मिलती है, क्या है, सबको ही आती है टैक्स। मतलब यदि किसी ने, हो सकता है कि जैसे मैंने लॉजिक दिया हो, लॉजिक नहीं भी दिया हो तो उसको भी लगता है सर एचआरए में 3 एग्जाम्पशन मिलती है, 1 2 3 विच एवर इज लोअर, तो जो सबको पता है। तो भैया टैक्स में कोई दम ही नहीं है, इंपॉर्टेंट दम है प्रैक्टिस का। तो आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि मैं कहां अटक रहा हूं। समझ में आ रही है बात? जुलाई में कितना, जनवरी तक कितना आएगा, 10,000 10,000 10,000 लिखते जाओ फटाफट, आपकी तभी स्पीड भी बढ़ेगी। अब रुक जाओ जनवरी के बाद, फरवरी के अंदर कितना हो जाएगा, 11,000 11,000 लोग कर दूं। डीए, डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है, डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है फॉर दी पर्पस ऑफ, सुनना मेरी बात है, फॉर दी पर्पस ऑफ एचआरए, फॉर दी पर्पस ऑफ एचआरए डीए पूरा इंक्लूड नहीं किया जाता, उतना इंक्लूड किया जाता है जितना रिटायरमेंट बेनिफिट या एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, अदरवाइज डीए फुल्ली टैक्सेबल है। डीए क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, जो पार्टली एग्जेम्प्ट है और जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है उनके अलावा जितने भी अलाउंसेस मिलेंगे वो सारे अलाउंसेस क्या है, फुल्ली टैक्सेबल, और डीएन अलाउंसेस भी क्या है, फुल्ली। और डीए कितना मिल रहा है बेटा, 100% ऑफ सैलरी, 10,000 10,000 10,000 10,000 जनवरी तक 10,000 आएगा। फरवरी और मार्च में कितना आएगा, हाँ बोलो तेज बोलो। 50% जो आएगा वो 50% डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो फॉर दी पर्पस एचआरए कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अपन ग्रॉस सैलरी निकाल लें तो ग्रॉस सैलरी में डीए फुल्ली टैक्सेबल है, डीए फुल्ली टैक्सेबल है, तो डीए तो 100% डीए ना, और डीए का 50%, डीए का एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो वो यूज आएगा एचआरए में जब अपन एचआरए की बात करेंगे। जब हम किसकी बात करेंगे, एचआरए की, अभी वो भी आएगा पॉइंट। तो मार्च में कितना आएगा, 11,000, यहां तक क्लियर है बेटा। अब थर्ड क्या लेना है, एचआरए, एचआरए भी टैक्सेबल है बेटा। एक चीज बताओ, क्या एचआरए फुल्ली टैक्सेबल है, आवाज नहीं आ रही, तेज बोलो, नहीं है ना, तो यहां पे कितना आएगा, जितना टैक्सेबल होगा कितना आएगा, और टैक्सेबल पता है क्या कितना है, टैक्सेबल पता है क्या कितना है, नहीं पता, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 2 3 विच एवर इज लोअर वो एग्जाम, फिर रिमेनिंग क्या होता है, रिमेनिंग क्या होता है, टैक्सेबल, तो उधर निकालना पड़ेगा। तो लीव 3 लाइन्स, लीव 3 लाइन्स एंड मेक दी वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर अपन क्या करेंगे, टैक्सेबल कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, तभी मैंने बोला था आज बच्चों को पता होना चाहिए, एग्जाम में आपको समझ में आ जाएगा वर्किंग नोट कैसे बनते हैं। अभी अपने टैक्स में पता ही नहीं है तो लाइन लीव कर दी, फिर उसके बाद अपन ऐड करेंगे तो 2 या 3 लाइन अपन ने छोड़ दी, तो 3 लाइन के बाद अपना क्या आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 किसको बोलेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। यस फॉर्मूला बना लिया सबने, वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा ना मंथ, तो आप चाहो तो आपस में लिख सकते हो यदि आपको दिख नहीं रहा हो तो, कि ये अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है ना।
बेटा टैक्सेबल एचआरए कैसे निकालते हैं? एचआरए रिसीव्ड में से एग्जाम्पशन वाला पार्ट माइनस कर। ये समझ में आया? आई रिपीट, मुझे टैक्सेबल निकालना है, वर्ड को जाने दो। टैक्सेबल मीन जितना एचआरए आपको रिसीव्ड हुआ है उसमें से आप क्या कर दो, एग्जाम्प्ट पार्ट माइनस कर दो, तो क्या जाएगा, टैक्सेबल एचआरए। कंफर्म? समझ में आ रही बात? आप ऐसे भी लिख सकते हो अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड या एचआरए रिसीव्ड, एक ही बात है। तो अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, कितना एचआरए रिसीव्ड किया है, तो क्वेश्चन पढ़ो। तभी मैंने बोला कि जिनका बुक नहीं है आपस में शेयर करो, क्योंकि क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट है सबके यार बुक्स, किन किन के पास नहीं है अभी क्लास के अंदर? हाँ, मेजोरिटी के पास है। तो एक बार आपस में शेयर कर लो, मतलब जो 3-4 बच्चा ज्यादा ज्यादा है तो आपस में मतलब बाजू में दे दो, जिससे कि उनको मिल जाए। सबके पास होनी चाहिए, हर 3 बच्चों में एक किताब होनी चाहिए। यस, एचआरए बताओ कितना है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 1 जनवरी से आपका एचआरए रिसीव्ड हुआ, इसका मतलब हेलो, 1 जनवरी का एचआरए इंक्रीज हुआ ना, तो दिसंबर तक एचआरए कितना है? लॉक कर दूं? जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में क्या है, 7000। और बाकी में कितना है, 6000। नहीं आया समझ में? ये एचआरए रिसीव्ड है, ये टैक्सेबल नहीं है। इसमें से हमें क्या करना होगा, माइनस एग्जेम्प्ट। जिन बच्चों को एग्जाम्पशन याद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं बेटा, अभी अभी मैंने एग्जाम्पशन का फॉर्मूला लिखवाया है, तो वो लिखा हुआ होगा कॉपी के अंदर, और या बुक में डायरेक्टली देख लो। 3 पॉइंट दे रखे एग्जाम्पशन के। कितने पॉइंट दे रखे? 3 पॉइंट। और उन तीनों पॉइंट में से कौन सा लिया जाता है? लोअर। एग्जाम्पशन किसकी मिलेगी? लोअर की। ये सबको समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट, एग्जाम्पशन का पहला पॉइंट क्या कहता है, एचआरए रिसीव्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा सर, एक ही अमाउंट को लिख लिख के ना बड़ा बड़ा बेकार लगता है। लेकिन भैया एक बार तो 2-3 बार तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसलिए जब पहली बार पढ़ो तो उस समय ये मत देखो कि बेकार है, उस समय लिखो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि ये सारी चीजें आप कब अवॉइड करोगे, जब आप 3rd या 4th रिवीजन करोगे। तो ये जो टाइम है ना, हर बच्चे को लिख के करना चाहिए, जिससे कि आपकी बाय चांस मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत वीक हो तो वो क्या होते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं। तो एचआरए रिसीव्ड कितना आया, 6000। वैसे बड़े बच्चों को ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं, फिर भी आपके यहाँ 2 कॉपी आपको मेंटेन करनी चाहिए। कितनी कॉपी? 2 कॉपी। एक कॉपी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजन एंड 1 कॉपी ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको 11th-12th में भी सिखाई होगी कि अकाउंट्स के फॉर्मूले अलग लिखो एंड अकाउंट्स के क्वेश्चन की कॉपी अलग होनी चाहिए। तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, कोई बच्चा ना समझो तो भैया ऐसा नहीं जिसमें आपने प्रोविजन लिखे उसमें आपने क्वेश्चन भी कर रखे, नहीं होना चाहिए। प्रोविजन बिल्कुल सेपरेट। इससे फायदा क्या होता है, 15 पेज। अब ऐसा क्या होगा कि यदि आपकी 2 कॉपी बढ़ गई, 3 कॉपी बढ़ गई, इनकम टैक्स भरा है भैया, आधी कॉपी है। साइकोलॉजिकल बहुत बेनिफिट मिलता है। तो प्रोविजन, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको तो क्वेश्चन तो नहीं पढ़ने, लास्ट डे आपको क्या करने, तो इसे पूरे प्रोविजन बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए और क्वेश्चंस की कॉपी बिल्कुल सेपरेट। 2 कॉपीज अलग अलग, एक कॉपी में दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये क्या लिख दिया अपन ने, एचआरए रिसीव्ड। सेकंड बताओ, सेकंड क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब इतना बड़ा आप एक साथ नहीं निकाल सकते, तो पहले अलग से कैलकुलेट करो। रेंट पेड अलग लिखो, 10% ऑफ सैलरी अलग लिखो, फिर आप रेंट पेड माइनस 10% से ऑफ सैलरी करो। और यदि आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो तो एक साथ कर लेंगे, अलग अलग करना है देख लेंगे अपन, तो एक साथ ही कर लेते हैं। क्या करना है, क्या करना है,
रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अपनी नॉलेज के लिए एक बार सैलरी आप लिख लो कि क्या है कि सैलरी। अब सैलरी ऐसे अपने आप थोड़ी लिख सकते हो, सैलरी का भी फॉर्मूला है, सैलरी का भी तो फॉर्मूला है ना पूरा। और जब सैलरी का फॉर्मूला तो इसका भी वर्किंग नोट अलग बनेगा, क्योंकि सैलरी में एक आइटम नहीं आते, कितने आइटम आते हैं? 3 आते हैं। क्या क्या? बेसिक पे आता है, डीए आता है, लेकिन डीए पूरा नहीं आता, डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है, मतलब 50% आएगा यहाँ पे। और प्लस कौन सा आता है? टर्न ओवर कमीशन आता है। तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा? अंदाजा लगाना पड़ेगा। सर इंटू रेंट पे मैंने 10% सैलरी आ जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाएगा, फिर एग्जेम्पशन निकालूंगा, टैक्सेबल आ जाएगा। मतलब 4-5 लाइन चाहिए। कितनी चाहिए? फिर वापस से क्या करूं? वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 को बताएगा। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या होगा? वर्किंग नोट नंबर 2, आवाज नहीं आ रही? यस, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बनेगा? कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर क्या पर्पज है? एचआरए। एचआरए के पर्पज के लिए सैलरी क्या होती है? बेसिक पे। बेसिक पे पूरा आएगा। बेसिक पे कितना आपको पता है? फरवरी मार्च में 11,000 है, बाकी में 10,000 है। लिखो फरवरी मार्च में 11,000 11,000, बाकी सारे मंथ में कितना है? 10,000। प्लस क्या ऐड करेंगे बेटा? डीए। डीए कौन सा वाला? इफ वाला। पूरा नहीं लिखते अपन, लिव लेते थे। इफ मतलब एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इफ का मतलब क्या होता है? इफ एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन पूरी रामायण लिखने की बजाय ओनली आप इफ लिख देते हो, वो भी चलेगा। तो डीए इफ एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना आएगा? डीए का 50%। किसका? और डीए कितना था? सैलरी का 100% डीए था। और चाहो तो यहां पे डीए लिखा हुआ भी है ऑलरेडी, क्योंकि किसी क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी कि सैलरी का 100% ही डीए हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डीए आपने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। तो इस डीए का कितना परसेंट? 50%। एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना आएगा अमाउंट? 5,000 5,000 5,000। हाँ बेटा, फरवरी और मार्च में कितना आएगा? 50%। 6,000 6,000 कैलकुलेशन आती है 5,500 5,500। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। प्लस नहीं है मुझे पता है, फिर भी आदत होनी चाहिए, टर्नओवर कमीशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। इसको अपन क्या बोलेंगे? सैलरी। क्या बोलेंगे अपन? सैलरी। सैलरी कितनी कितनी आ रही जल्दी जल्दी बता दे जाओ। सेम ही है जनवरी तक। हाँ बेटा, कोई कंफ्यूजन?
अपन कहां पे थे, वर्किंग नोट नंबर 1 पे थे, ये तो लिख लिया ना। वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या चाहिए था आपको, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब जो 10% ऑफ सैलरी है वो यही निकाल लेते हैं, जिससे कि फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सैलरी का 10% कितना होता है, इस चीज को कुछ बच्चे ओरली भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है 10% सैलरी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, एक जीरो कम करना है। क्या करना है, फिर भी जरूरत हो तो यही लिख दो एक बार, 10% सैलरी कितना होगा, 1500 1500 1500 1500 1500 1500, कब तक, जनवरी तक। और फरवरी एंड मार्च में 1650 1650। हाँ बेटा आगे बोलो, अब जल्दी से कैलकुलेट करो, तुम लोगों से भी इन्वॉल्व करता हूं, बच्चे से मजे ले रहे हैं, बैठे बैठे लिखे जा रहे हैं और कुछ बच्चे कर भी रहे हैं। यस, पॉइंट नंबर 2 में कितना अमाउंट आएगा कैलकुलेट करो। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है और सैलरी का 10% निकाल ही लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल के बताओ कितना कितना आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चा खुद करे। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, मेरा फर्स्ट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 4500। कब तक, अप्रैल मई में कितना होगा, अप्रैल में नील, मई में नील, क्योंकि रेंट ही नहीं है, जीरो, जीरो माइनस जीरो इज ऑलवेज जीरो माइनस समथिंग इज ऑलवेज जीरो। तो अप्रैल मई में तो जीरो ही आएगा कंफर्म रेट सबका। फिर जून से लेकर आप तुम बता रही, जून से लेके अक्टूबर तक, तो जून से अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, कितना 4500 कंफर्म। हाँ कितना आएगा तुम बताओ, 2100। बाकी कुछ और अभी करने के लिए खुद करो बेटा, बहुत जरूरी बता रहा हूं मैं। तुम्हारा कितना आ रहा है, 4500। इधर सबका 4500 आ रहा है, अब मेरा कितना आ रहा है 2100। तुमने किया ही नहीं, कल करोगी क्या बेटा, इधर देखो ना। देखो हेलो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रेंट उसने पे किया है जून से लेके अक्टूबर 6000 पे किया है। मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ, जिनको बेटा तुम्हारी गलती हुई है, बाकी सबका सही है। रेंट पेड कितना किया है 6000, सैलरी का 10% कितना है 1500। 6000 में से 1500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2100। कैसे आएगा, मैं बोल रहा हूं जयपुर की तरह, तुम बोल रही हो दिल्ली उधर है, आपने लगेगा। मतलब सुनो, ये बात क्यों बोली मैंने, पॉइंट नंबर 2 में क्या कैलकुलेट कर रहे हो, 40% ऑफ सैलरी। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पे किया था 6000 रुपए माइनस 1500, 4500। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर लॉक कर दूं। उसके बाद दिया हुआ है नवंबर से लेके मार्च, नवंबर से लेके मार्च 8000 रुपए महीना। 8000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 8000 माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना 1500। 8000 में से 1500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यार आवाज नहीं आ रही। कब तक, वेरी गुड, जनवरी तक। फरवरी मार्च में फिर चेंज हो जाएगा, 8000 माइनस 1650, 6350, वेरी गुड 6350। लॉक कर दूं क्या, हेलो एवरीवन, कंफर्म। अभी पूरा एचआरए एग्जामिनेशन नहीं हुआ बेटा, एचआरए एग्जामिनेशन में 3 पॉइंट होते हैं, एचआरए रिसीव्ड, एचआरए रिसीव्ड, दूसरा क्या हुआ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड क्या है 40% ऑफ सैलरी।
लेकिन यहाँ पे सैलरी का 40% फिक्स नहीं है। गाजियाबाद में 40% सैलरी होगा और दिल्ली में, ये भी समझ में आता है? जिनको नहीं आता क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि जो जून से लेके अक्टूबर में गाजियाबाद में रहा मतलब 40% सैलरी, और यदि आप दिल्ली में रहे तो दिल्ली में कितना है? 50% सैलरी। लॉजिक क्लियर है? कंफर्म? तो यहां पे मैं ओनली 40% नहीं लिख सकता, मुझे दोनों ही लिखने पड़ेंगे। 40% ऑब्लिक 50% ऑफ सैलरी। सैलरी ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर रखा है, कहां पे? वर्किंग नोट नंबर 2 में। आप चाहो तो अप्रैल मई जून में 40% ऑफ सैलरी कर सकते हो और चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि रेंट पेड है ही नहीं, ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, क्योंकि उसका कोई यूज है नहीं। फिर भी एज ए स्टूडेंट बोलता है भैया मैं तो लिख ही दूंगा, तो सैलरी कितनी है? 15,000, तो 15,000 का 40% कितना हुआ? समझ में आ गया? बाकी एरिया में कब तक? अक्टूबर तक। कब तक? तो अक्टूबर तक कितना होगा? 40% ऑफ सैलरी होगा, यही है ना? और सैलरी चेंज हो रही है क्या? अक्टूबर तक सैलरी थोड़ी चेंज हो रही है, सही है बेटा? अक्टूबर का सैलरी चेंज हुई क्या? कितनी है? नहीं। हाँ, तो सैलरी जो चेंज हुआ फरवरी मार्च में, लेकिन नवंबर में क्या हुआ? दिल्ली, नवंबर में दिल्ली, तो सैलरी का कितना होगा? 50%। ये लॉजिक क्लियर है? आवाज नहीं आ रही? तो नवंबर में कितना लिखना पड़ेगा? सैलरी पता ही है 15,000, 15,000 का 50% कितना होता है? हाँ, लॉक कर दूं? 7,500। लेकिन सैलरी चेंज हो गई आपकी फरवरी में, तो फरवरी में कितनी है? 16,500। तो 16,500 का 50% कितना हुआ? 8250। यस बेटा। क्या करना है अपने को? एग्जेम्पशन किसकी मिलेगी? विचएवर इज। अब इन तीनों में से जो लोअर अमाउंट है वो लिख लेना, और जो लोअर अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका? जो लोअर अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। तो ब्रैकेट में लिख लो एग्जेम्प्ट। तो बताओ एग्जेम्पशन कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। यहां पे लोअर कितना है? 6,000 तीनों में से, इन तीनों का निकालना। ये समझ में आता है ना बेटा? बोलू है? समझ में आ रहा है सबको? करो 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 करो, सुनो नहीं और देखो भी नहीं। ये बार देखना यही आ रहा है क्या अमाउंट सबका? यस, तो जीरो हो गया। तो तीनों में से लोअर क्या होता है? जीरो ही होता है, इसलिए नहीं आया ना। यस, वेरी गुड। तो यही देगा, कोई बोल क्यों नहीं रहा बेटा? 6,000 जीरो 6,000 विच एवर इज लोअर, तो कितना आएगा? नील। यहां पे भी कितना आएगा? नील। अब सही है। अब बार देखो एवरीवन, कि मैंने पहले ही बोला था मैं लॉजिकली पढ़ाने में ज्यादा बिलीव करता हूं, कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए, और बात के पीछे रीजन और बात के पीछे डिबेट। ऐसा नहीं कि सर आपने लिखा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आज ही थोड़ी बुलाना है आपको, और बात का रीजन पता होना चाहिए, तभी बोलता हूं खुद करो। ये सही है सबका? ये क्या है? टैक्सेबल नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड एचआर है। तो जो एचआर रिसीव्ड किया और ये एग्जेम्प्टेड एचआर माइनस करूंगा तो क्या आएगा? आवाज नहीं आ रही? क्या आएगा? अब अपना टाइम भी हो गया, लेकिन
लेकिन पूरा तो करना पड़ेगा, तो 2 मिनट रुको। यस, लिखो टैक्सेबल एचआरए, और जल्दी से मुझे बता दो टैक्सेबल एचआरए कितना होगा। सर कैसे निकालेंगे मैं वापस से बताओ। एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड, एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड, तो 6000 माइनस 0 6000, 6000 माइनस 0 6000, 6000 माइनस 4500 1500, 1500 1500 1500 1500। आवाज नहीं आ रही, जीरो किस में आएगा? कंफर्म। फिर 7000 माइनस 6500, 7000 माइनस 6350, 7000 माइनस 6350, लॉक कर दिया। अब ये जो अमाउंट है अब ये तुम खुद कर लेना, अब कुछ नहीं है। ये क्या आया? ये टैक्स एचआरए यहां पे जो आपने कंप्यूट किया इसको उठाओ, उठा के कहां डाल दो। यस, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये अब आंसर, तो ये टैक्स एचआरए कहां से आया? तो एग्जामिनर तो करा होता है, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? ये आया, बोलो बोलो कहां से आया? रेफर वर्किंग नोट 1। मैं आपको पूरा डिटेल में क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है। तो जो वर्किंग नोट नंबर 1 में जो अपने टैक्स में एचआरए निकाला है, वहां से अमाउंट लो और ये अमाउंट पुट कर दो यहां पे, करो। सिक्स थाउजेंड 1500 1500, फिर 2 में नील आएगा, 500 650 650, लॉक कर दिया। क्या चाहिए था आपको बेटा? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, तो इन तीनों को ऐड कर लो। इनको ऐड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? आवाज नहीं आ रही, क्या आ जाएगा बेटा? ग्रॉस सैलरी। कर लोगे सब अपनी आप। अब क्या करना है सर? इन तीनों को ऐड करना है, तो ऐड करते जाओ। कितना कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 26,000 इसमें, यहां पे और अक्टूबर में, नवंबर में 20, दिसंबर में, जनवरी में, और फरवरी मार्च में 22,650, मार्च में भी 22,650। और ये पूरा ग्रॉस सैलरी आप ऐड कर लोगे तो टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई अपनी? तो फिर आएगा कितना आया? आवाज नहीं आई। नहीं किया किसने अभी? रहा है, जल्दी करो बेटा, सबको ऐड कर दो इंडिविजुअली, अप्रैल से लेके मार्च तक। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से भी प्यार करना है तो कैलकुलेशन में मजा आना चाहिए। तभी तो बोलता हूं क्लास में आना रोज जरूरी है, इस बारे में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और कल से बिना कैलकुलेटर के कोई नहीं आएगा, और कैलकुलेटर नहीं तो मोबाइल से करो, लेकिन कैलकुलेटर होना चाहिए क्लास में।
कितना आया? ग्रोस सैलरी कितना आ रहा है? ये पूरा प्रॉपर्ली ऐड किया है? ठीक है, भाई कैलकुलेट करके लिख लेना। 2 कितना आ रहा है? 2,65,300। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये अपन कल क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एज वेल एज 5। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है। बाय टू ऑल ऑफ यू।